प्रणाम सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते गुरु जी। नो वॉइस सर। सर वॉइस नहीं आ रहा है। प्रणाम सर। ये तो काम करते हैं ना फोन पर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आपका आवाज नहीं आ प्रणाम रहा है, दीदी। माइक ऑन कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ना। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है हमारी निबंध पे। और आज हम लोग निबंध को समझेंगे एक्चुअली में ना, कि निबंध है क्या। क्योंकि निबंध की एक्चुअली में आप चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखो या ऑफलाइन देखो, बहुत ज्यादा कोचिंग में या कहीं पे भी इसका ना स्पेशल से कोई क्लास नहीं चलाई जाती और बच्चे पढ़ते भी नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि स्पेशल कोई निबंध की क्लासेस चला रहा हो, जबकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आज हम जो देखने वाले हैं कि निबंध में हमें एक्चुअली में करना क्या है और निबंध यूपीएससी ने क्यों रखा है। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए कि यूपीएससी निबंध हमसे क्यों पूछ रही है। आज हम ये भी बात करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो हमारे भारत में हुए, क्या उस टाइम पे भी निबंध था या बीच में निबंध हटा दिए गए, या फिर उनका निबंध रखने का मकसद क्या था। इन सारे विषयों की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि हमें किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसे हम लोग सी सेट पढ़ते हैं, सी सेट का अच्छा खासा अंदाजा है आप लोगों को कि इसका कितना महत्व है। क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल में देखोगे तो जिसका सी सेट हो गया वो बेचारा प्रीलिम्स दे पा रहा है, वो मेंस दे पा रहा है। अदरवाइज बहुत से बच्चे जीएस में बहुत कुछ अच्छा स्कोर लाने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा निबंध। निबंध के बारे में एक बेसिक बात मैं आपको, इंपोर्टेंस आपको ये बता दूं पहले कि हमें यूपीएससी के एग्जाम में 2 बार निबंध लिखने हैं, यदि आपको पता होगा तो। एक तो हमारा जो लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर होता है उसमें हमें एक निबंध लिखना पड़ता है। एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है और एक लैंग्वेज का होता है, इंडियन लैंग्वेज का। तो एक बार फिर मैं आपको प्रारूप बता दूं पेपर का, कि जो हमारे पेपर है मेंस के, ठीक है, तो मेंस के पेपर कैसे कैसे होते हैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कि 2 हमारे कंपलसरी पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक हिंदी का होता है। हिंदी बोले या फिर हम लोग इंडियन लैंग्वेज बोले, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आप हिंदी लोगे, अगर आप उड़ीसा से हो तो आप उड़िया लोगे, आप तमिलनाडु से हो या फिर केरल से हो तो आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हो। तो आपका एक्चुअली में एक लैंग्वेज टेस्ट हो रहा होता है वहां पे, कि आप जिस भाषा में एग्जाम दे रहे हो या आप जिस राज्य से आते हो, जिस समाज से आते हो, क्या उसकी भाषा का आपको थोड़ी सी बहुत जानकारी है या नहीं। तो 2 पेपर ये होते हैं। तो जो यहाँ पे जनरली लोग हिंदी लेते हैं, तो हिंदी के पेपर में भी एक निबंध आता है यहाँ पे ना। और ये 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। उसमें से 25% इन्होंने क्या किया है, 25% क्वालिफाइंग है कि आप
300 में से 75 नंबर लेके आ जाओगे तो आप पास हो जाओगे। इसी तरीके से इंग्लिश में भी 300 नंबर का पेपर होता है, तो अगर 300 में से अगर 75 आप नंबर लेके आ गए तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, और यहाँ पे भी 75 लाओगे तो यहाँ पे भी क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन होता क्या है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारी मार्कशीट हैं जो बच्चे हिंदी का क्वालिफाई नहीं कर पाते पेपर। प्रीलिम्स हो गया, पता चला कि हिंदी का पहला पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। अच्छा, इसकी समस्या क्या है? अगर आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप मेंस देने गए, देखिए सबसे बड़ा हर्डल है आपका एग्जाम का पीटी। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद में बहुत ज्यादा कंपटीशन जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप 12-14 हजार के लोगों के बीच में आप कंपटीशन होती है, वहां आप 7 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन करके आते हो। अगर आप मान लो यहाँ फेल हो गए तो आपका पहला पेपर आपका जो निबंध का होता है यहाँ, ठीक, फिर आपके 4 पेपर होते हैं 1 to 4, ये आपके जीएस के होते हैं। फिर आपका ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। अगर आप यहाँ फेल हो गए तो फिर ये कॉपी चेक ही नहीं होगी आपकी, वो फिर कॉपी चेक करेंगे बाद में, क्योंकि माना जाएगा आप फेल हो गए, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हो। अगर आप यहाँ फेल हो गए तो इस पे आपका नंबर ही नहीं आ पाएगा कि आपकी कॉपी चेक की जाए। तो एक जगह तो निबंध यहाँ पे भी आता आएगा, और एक निबंध हमारा यहाँ पे भी पूछा जाएगा। इस निबंध की मार्किंग कितनी होती है? 250 ना। ये बहुत याद रखना है, ये बेसिक चीज भूल गए ना तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमें ये नहीं पता हो कि अच्छा। एक्चुअली ये समस्या ये है कि मैंने अभी कई सारे बच्चों से इंटरव्यू लिया अपनी कोचिंग के लिए, कुछ लोग इच्छुक थे पढ़ाने के लिए, तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ उनसे सिलेबस पूछा और उनका एग्जाम का पैटर्न पूछा। 50 बच्चों से मेरी बात हुई होगी, 50 में से एक बच्चे ने सही नहीं बताया कुछ भी। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है आप लोगों के लिए कि हमें जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके मामले में सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा था सीसेट में 100 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कि भाई भारत से बाहर पेपर दे के आए थे, यहीं पे दिया था, मतलब कोई पाकिस्तान चले गए वहां पेपर देने के लिए, तो ये नहीं पता होता, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये 250 का होता है, ये भी 250 के सारे पेपर होते हैं, और ये भी आपका 500 का होता है, 250 के 2 पेपर होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम जो निबंध वही पढ़ने वाले हैं, इसके हमें एक इंपॉर्टेंस पता चले कि हम निबंध में इतनी कम मेहनत क्यों करते हैं, और जबकि हम निबंध पढ़ करके हम आईएएस बन सकते हैं। और अभी मैं आपको 2-4 नाम भी बताऊंगा ऐसे कि जिन्होंने सिर्फ निबंध के दम पे वो आईएएस बने, अगर वो निबंध बन ही नहीं पाते। आपने अगर लोगों की मार्कशीट देखी होगी तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 250-250 के नंबर पेपर होते हैं जीएस के आपके। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस भी पता होगा कि पहले, दूसरे में, तीसरे में क्या है। 1000 नंबर का पेपर होता है, उस 1000 में से अगर आप ऑन एवरेज नंबर देखोगे, जो सिलेक्शन वाले हैं, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कट ऑफ वाले, जो बच्चे लिस्ट में नाम अपना दर्ज कराते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, उनकी मैं बात करूं तो आप जीएस में देखोगे कि लगभग 80-85 से लेकर 90 नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं हिंदी माध्यम में। अगर आप 250 में से जीएस में से 80 में से 90 नंबर, 80 से 85, 90, 95 अगर ऐसे नंबर आप ला रहे हो तो ये ऐसा माना जाता है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारा टोटल कितना है, 2025 का इंटरव्यू मिला करके, ठीक। कट ऑफ हमारी कितनी आती है? अगर मैं 1070 नंबर ले आया तो मान के चलते हो आपको प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। अगर आप 2025 में से 1070 नंबर लेके आते हैं मेंस में, इंटरव्यू में, तो ये माना जाता है कि आपको प्रॉपर आईएएस की रैंक मिल जाएगी। तो लगभग 50% के आसपास आपको अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप टॉपर की कैटेगरी में जाओगे। अगर आप इससे कम नंबर लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आईएएस मिले, आईपीएस मिले। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम इसके 50% से थोड़े से भी कम नंबर लेके आते हैं तो नंबर ठीक है। यहाँ पे भी स्थिति यही है कि आप 85 से लेकर 90 नंबर ला रहे हो, थर्ड पेपर में तो और कम हो जाते हैं, यहाँ तो 80 नंबर ले आ रहे हो, वो भी बहुत है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसमें आप 100 से 115 के भी बीच में नंबर आते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि जीएस हम पूरी साल पढ़ते हैं, पूरी साल तो पढ़ते ही है, खुद भी पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ाते हैं, और एग्जाम आता है तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हम टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी जीएस पढ़ते हैं। उतनी जीएस पढ़ने के बाद भी हम लोग 80 से 90 नंबर लेके आ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 160 नंबर इसमें लाए हों। 160, 150 आपको, 145 नंबर आपको किसी को देखने को मिलेंगे, वो तो बहुत रेयर केस होगा किसी एक का। जैसे दिव्या तंवर का शायद आया था किसी पेपर में 157 नंबर,
मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इतनी ज्यादा मेहनत यहाँ करते हैं, उसके बाद हम इतने नंबर लेके आते हैं। और अगर मैं निबंध की आपसे बात करूं कि निबंध में हिंदी माध्यम में अगर आप 160 नंबर लेके आ गए तो ये प्रॉपर आपको आईएएस बनाने की स्ट्रेटजी है। 160 नंबर लाने पे आप प्रॉपर आईएएस बन जाओगे। और 160 नंबर आते हैं लोगों के। भानु प्रताप सिंह जो 3 बार से यूपीएससी में सिलेक्टेड थे, पहली बार में आईआरपीएस में सिलेक्शन हुआ, दूसरी बार में आईएएएस हुए और तीसरी बार में आईपीएस हुए। उनके लास्ट टाइम में 157 मार्क्स थे, 157। अब आप बताओ कि इसमें उसमें लगभग दुगने का अंतर है कि नहीं? दुगने का अंतर है ही। और हम निबंध कभी नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी बात यह है कि निबंध हम जब पढ़ते हैं जब हमें मेंस देने जाना होगा, और मेंस से 3 दिन पहले हम लोग निबंध के लिए क्लास ढूंढते हैं कि हमें सर निबंध पढ़ना है, निबंध पढ़ना है। तो मेरे कहने का मतलब आपको ये बताना है कि निबंध हमारे जीवन में, जो भी आपकी यूपीएससी की जो जर्नी चल रही है, यात्रा चल रही है, उसमें आपके लिए निबंध महत्वपूर्ण है या नहीं। 250 नंबर का ये भी है, 250 का ये भी है। मेरे इसका कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप जीएस मत पढ़ो। जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, साल भर ही पढ़नी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम निबंध 1 महीने में एक भी लिख लें तो हमारे लिए कुछ लाभदायक हो सकता है। तो पहला मुद्दा तो यह है कि हमें मार्किंग के लिए, प्रॉपर सिलेक्शन लेने के लिए हमें निबंध करना पड़ेगा। चाहे आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल का एग्जाम यूपीएससी का दे रहे हो, इवन आप अगर उत्तर प्रदेश से हो और यूपी में आरओ एआरओ का एग्जाम होता है, उसमें भी निबंध पूछते हैं। वो बीपीएससी में भी निबंध पूछते हैं, आरपीएससी में भी निबंध पूछते हैं। किसी भी स्टेट का कोई सिंगल एग्जाम नहीं है जिसमें मेंस होता हो वहां वो निबंध नहीं पूछते हो। तो निबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मैंने आपको ये बताना चाह रहा था। ठीक है, तो आपको निबंध पढ़ना है। आज हम ये देखेंगे कि यूपीएससी ने एक्चुअली में निबंध रखा क्यों। हम इस बात थोड़ी सी विषय पर बात कर लेते हैं कि यूपीएससी हमसे क्या चाहती है। ठीक, तो पहले तो मेरे मार्किंग के बारे में बता दिया आपको कि इसका महत्व कितना है। देखिए, ये क्लास, आज की जो क्लास है वो हमारे आगे होने वाली क्लासों पे पूरी डिपेंड है। अगर आपने आज क्लास छोड़ी तो आने वाली क्लास फिर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं उस स्थिति में आपको कर दूंगा कि आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाए। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अभी आज हमारी 2 घंटे तक जब क्लास खत्म होगी, अभी मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, हो सकता है आप उस पर 2 शब्द न लिख पाए, और ये मुझे पता है आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अगर आपके ये भाव आ रहा है कि हम लिख लेंगे तो वो गलत आ रहा होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे टॉपिक यूपीएससी आपसे पूछती है कि अभी मैं अगर आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा तो आप उससे 4 से ज्यादा शब्द नहीं लिख सकते हो। लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि 2 घंटे बाद में आप उस पर 2000 शब्द लिखोगे। 2000। हमें 2000 लिखने नहीं होते हैं, हमें 1000 से लेके 1200 पे निबंध लिखना होता है एक। ठीक है, तो इतना एग्जाम शुरू हुआ तो यूपीएससी को लेकर के, यूपीएससी निबंध को लेकर बहुत डिबेट थी एक्चुअली में। यूपीएससी ने सोचा कि हमें निबंध रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इस पे कई सारे डिबेट हुए। कई सारे लोगों ने, जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने बोला कि सर जिस तरीके से हमारे एग्जाम का पैटर्न है और जो हम किसी एक ब्यूरोक्रेट्स को चाहते हैं, एक सिविल सर्वेंट को चाहते हैं कि वो हमारा कैसा काम करे, तो तय ये हुआ कि सर बिना निबंध के हम उस व्यक्ति का परीक्षण कर ही नहीं सकते। उसमें ये तय किया गया कि सर अगर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, अगर किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन आपको करना है और अच्छा मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो है निबंध। ये निबंध अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि आपकी सारी परतें खोल देगा ये। आप किसी को मत बताओ कि आप कैसी विचारधारा रखते हो। आप राइटिस्ट हो, आप लेफ्टिस्ट हो, आप और किसी विचारधारा को फॉलो करते हो, निबंध वाला आपसे ही सारी चीजें निकलवा लेगा उगलवा के, आप उगल के आओगे वहां पे। ये निबंध की कला है। तो यूपीएससी में डिबेट हुई कि सर अगर हमें किसी व्यक्ति को पहचानना है, हम जीएस से तो पहचान नहीं पाएंगे। जीएस से जो जनरल स्टडी है उससे सिर्फ हमें ज्ञान के बारे में पता चलता है, और ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान का तो हम पता कर लेते हैं, आप 4 पेपर लिख के जाओगे, ऑप्शनल लिख के जाओगे। लोगों ने बोला कि सर आप ज्ञान के बारे में पता कर लोगे, लेकिन किसी की पर्सनैलिटी के बारे में कैसे पता करोगे? किसी के, उसकी विचारधारा कैसी है, वो किस विचारधारा से आता है,
वो आप कैसे पता करोगे? तो उसके लिए सबसे अच्छी जो विधा है, एक शब्द है विधा। देखिए, जहां पे भी किसी को समस्या है तो आप हाथ खड़ा कर देना, मुझे बता देना। विधा का मतलब होता है एक शैली ना, एक जेनर, एक स्ट्रक्चर। कि हम जैसे अभी हिंदी साहित्य भी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी एक विधा होती है कि हम किसी चीज को लिखने के पास हमारी दो विधाएं हैं। या तो हम कोई चीज गद्य में लिखेंगे या हम पद्य में लिखेंगे, तो उसके दो तरीके हो गए। इसी तरीके से एक निबंध का एक विधा है कि निबंध एक ऐसी विधा है जो हमें हमारे जीवन के या हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेगी। तो इस विधा, ये एक ऐसी विधा है, उन्होंने बोला कि इससे हम किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। और उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, पहली चीज तो रचनात्मकता हमें पता करनी है। क्योंकि निबंध का मतलब होता है कि आपके विचारों का फ्लो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। आप जब निबंध लिखोगे तो निबंध में अगर आपने पूरा कोई टॉपिक अखबार से पढ़ के लिख दिया तो वो निबंध नहीं है, वो एक आर्टिकल हो गया। इससे मुझे पता कैसे चलेगा आपके बारे में? तो निबंध क्या है कि निबंध में होती है क्रिएटिविटी। इससे हमें आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन पता चलता है। असली चीज तो यही है, हमें ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर रचनात्मकता है या नहीं, आपके अंदर कौशल है कि नहीं। कौशल मतलब आपके अंदर स्किल्स हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर आपके व्यक्तित्व के बारे में पता कर लूं, आपकी रचनात्मकता क्रिएटिविटी के बारे में अगर मैं पता कर लूं, और अगर आपके अंदर मैं कौशल क्षमता का विकास कर लूं, पता कर लूं, तो मुझे ये पता रहेगा कि जब आप किसी जिले के डीएम बन के जाओगे तो आप उनकी समस्याओं का समाधान एक अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में आपको हर संभव यही काम करना है। चाहे आप आईएएस बन के जाओ या आप आईपीएस बन के जाओ, आपको उस समाज की, उस जिले की, उस राज्य की, या जिस जगह आपकी पोस्टिंग है वहां पे आपको समस्या ही सॉल्व करनी है। तो यूपीएससी ने निर्णय लिया कि सर हमें मशीन नहीं चाहिए, हमें मशीन वाले लोग नहीं चाहिए, हमें रोबोट नहीं चाहिए कि हमें काम कराने के लिए कि हम रोबोट की तरह बोलेंगे कि आप काम करो। ऐसे नहीं चाहिए, हमें उनके अंदर एक क्रिएटिविटी हो, तार्किकता से निर्णय लेते हो। पहला काम तो हमें मशीन नहीं चाहिए। दूसरा, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनमें सोचने समझने की शक्ति हो, जिनमें क्रिएटिविटी हो, जिनमें कुछ स्किल्स हो, जो अपने स्किल्स का प्रयोग करके समाज की समस्याओं का समाधान कर सके। तो निबंध को जब यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया तो इस पर जो डिबेट हुई, उस डिबेट में इस बात पे बोला, एक निर्णय आया कि हमें सर मशीन नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर रचनात्मकता हो, क्रिएटिविटी हो और स्किल्स हो, और उसके आधार पर वो क्या करें, नए नए निर्णय ले सके। तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि आपके जीवन में जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे, और सिविल सर्वेंट बनने के बाद में आपको पूरे जीवन में जो सबसे ज्यादा जो चीज उपयोग करनी है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है, उसका नाम है भाषा। आप बिना भाषा के काम कर सकते हो? बताइए, नहीं कर सकते। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा जनता से, आपको लोगों से करना पड़ेगा, आपको आपस में अधिकारियों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यहाँ भाषा का महत्व मैं हिंदी से नहीं बता रहा हूँ। भाषा आपकी अंग्रेजी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, जर्मन भी हो सकती है। अगर आप बाहर जाओगे तो जर्मन जानते हो, जर्मनी में जाते हो, अच्छी बात है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हिंदी भाषा मेन रहेगी ना। तो उसमें ये तय हुआ कि हमें अगर ब्यूरोक्रेट्स हम बन के जाएंगे, हम आईएएस बन के जाएंगे, तो जीवन में हमें जो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला है वो भाषा। अब हम भाषा का परीक्षण कैसे करें? भाई, मुझे आपको नौकरी देनी है, मैं यूपीएससी हूं, आप एग्जाम दे रहे हो, और मुझे आपको चुनना है। और मुझे इसलिए चुनना है कि आप जाके देश की समस्याओं का समाधान करोगे। अब मुझे उसमें से आपको तीन चीजें चुननी है। आपके अंदर क्रिएटिविटी देखनी है, आपके अंदर स्किल्स देखने हैं, और आपके अंदर भाषा देखनी है। तो मैं कैसे देखूंगा? आप मुझे बताओ, क्या जीएस से किसी की भाषा के बारे में पता चल जाएगा? जीएस पढ़ के, जीएस में तो आप फ्लो चार्ट भी बना देते हो, वहां से भी काम चल जाएगा। फ्लो डायग्राम बना दोगे, वेन डायग्राम बना दोगे, पॉइंट्स में लिख दोगे, जीएस में काम चल जाएगा, आप लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से आपकी भाषा का फ्लो का पता नहीं चलेगा। जीएस में हम लोग काम कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भाषा का असली पता चलता है यहाँ निबंध में। तो ये निर्णय लिया गया कि निबंध को रखना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के एग्जाम में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लोग वो परखते हैं, वो दो चीजें हैं।
एक है आपका ऐसे और एक है आपका इंटरव्यू। इससे आपको आपके पूरे जीवन की शैली, पूरे जीवन का डेटा आपको निकाल के सामने रख देंगे वो। आधी चीज तो निबंध से पता चल जाती है और आधा जब उनके सामने आप बैठे होते हो इंटरव्यू में, कितने भी तेज बन लो, लेकिन आपका जो व्यवहार है, जो आपका एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को आप एक दिन में नहीं बदल पाओगे, वो सामने आ ही जाएगा निकल के। तो फिर ये तय हुआ कि सर हमें नए नए समस्याओं के नए नए समाधान निकालने के लिए हमें रचनात्मक लोग चाहिए, हमें क्रिएटिव लोग चाहिए, हमें स्किलफुल लोग चाहिए, और हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी भाषा पे अच्छी पकड़ हो। और इस भाषा की अच्छी पकड़ के लिए हमारे लिए सामने जो सबसे मेन चीज निकल के आई, वो निकल के आई निबंध। और उसके बाद में निबंध की अगर मैं बात करूं तो निबंध जब हमारा देश आजाद हुआ था तब भी थे, बीच में हटा दिया गया। अगर मैं आपको मोटे तौर पे आज से 20-25 साल पहले की बात करूं, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 1995 से लेकर के 1995 से हम बात कर लेते हैं, 1995 से लेकर 2008 तक हमें निबंध पूछे जाते थे। और यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ 1995 से लेकर 2008 तक, तो निबंध पूछे जाते थे, उसमें हमसे पूछे जाते थे 6 टॉपिक, और 6 में से हमें करना होता था एक, और इसके अंक थे 200। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं यूपीएससी की कि किस तरीके से यूपीएससी ने पूछा है। तो अगर मैं 1995 से 2008 की बात करूं तो 6 टॉपिक आते थे, और 6 टॉपिक में से एक निबंध आपको लिखना होता था, और उसके मार्क्स होते थे 200। फिर आया आपका 2009, यूपीएससी ने फिर चेंज किया। यूपीएससी ने बोला कि हम आपको 5 टॉपिक देंगे, उसमें से आपको एक निबंध लिखना है, और इसके अंक भी कितने थे? 200। 200 का ही था। 2008 के बाद, 2009 के बाद में दोबारा से चेंज होता है 2010 से लेके 2013। 2010 से लेके 2013 तक फिर यूपीएससी ने चेंज किया। यूपीएससी ने बोला कि हम आपको 4 टॉपिक देंगे और आपको एक निबंध लिखना है, इसके भी अंक 200। अभी मुझे कोई बताएगा कि कैसे पूछा जाता है? आइडिया है किसी को? आप लोग बताना चाहेंगे कितने टॉपिक आते हैं, कितने लिखने होते हैं? नहीं पता ना, यही पता करना था। फिर फंस गए आप लोग, यही सिलेबस का पार्ट है, फंसना नहीं कहीं पे भी ना। अब 2013 से लेकर के अब तक, 2013 से लेके अब तक हमारे पास 4 टॉपिक पूछे जाते हैं, और एक एक लिखना होता है। मतलब 8 टॉपिक आएंगे, खंड क से 4, खंड ख से 4, और चारों में से हमें एक एक निबंध लिखना पड़ेगा, 2 निबंध लिखने पड़ेंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके? 250। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 125 से 125 नंबर के 2 निबंध पूछे जाते हैं। ये है हमारे यूपीएससी के निबंध पूछने का इतिहास, जो मैंने आपको 1995 से बताया है। ठीक, क्योंकि इससे पहले का इतिहास बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, यहां से आप थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सर हमें निबंध कैसे पूछे जा रहे थे। तो अभी हमने 2 विषय पे बात की कि निबंध की जो इम्पोर्टेंसी है, मतलब इम्पोर्टेंस कितना है, ये कितना हमारे लिए योगदान दे सकता है, वो हमने पहले बात की। क्योंकि अगर हम निबंध को बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो हम 160 नंबर भी ला सकते हैं और 170 नंबर भी ला सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, हमने देखा कि यूपीएससी ने निबंध क्यों लेके आया। देखिए, जब आप एग्जाम देते हो और आपको जब ये पता चल जाए कि यूपीएससी का मोटिव क्या है किसी चीज को लाने के लिए, तो आप उसी तरीके से ट्रेंड होके जाओगे। फिर आप ट्रेंड कैसे होगे? आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हो, आपको पता है कि निबंध रखा क्यों गया है, निबंध की डिमांड क्या है, तो आप उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही तो। सर ऐसे का कोई सिलेबस भी होता है? हाँ, आप लोग जब भी ना ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो ऐसे ही करके भेज दिया करो, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है, मैं पढ़ लिया करूंगा। सिलेबस कुछ नहीं है, अभी बताऊंगा आपको, सिलेबस भी सारा बता दूंगा आपको, आज सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। और किसी ने बताया भी था कि एक एक क्वेश्चन पूछा जाता, वेरी गुड। ठीक, तो अभी तक हमने नॉर्मली इतनी विषय में बात कर ली कि हमें निबंध में क्या क्या करना है। अब सवाल ये आता है कि हम अगले जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग निबंध की बात करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट बनवा दूं, जैसे लिस्ट तो मैं बाद में बनवाऊंगा। अभी मैं निबंध लिख, मैं 2017 से लेकर के 2023 के कुछ निबंध लेके आया हूं आपके लिए। और उससे पहले एक 2017 का मैं आपको निबंध का टॉपिक देता हूं। अभी आप मुझे, मैं ये मान के चलता हूं कि निबंध के बारे में, अच्छा आप मुझे ये बताइए
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाय के बाद कोई निबंध नहीं लिखा? हाँ, बचपन में आपने देखा होगा गाय पे निबंध लिखना होता था। तो ऐसे कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो कि सर गाय के बाद हमने निबंध नहीं लिखा अभी तक। शर्माना नहीं, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग हैं, मुझे पता है काफी लोग होंगे, क्योंकि आप नहीं बताओगे तब भी मुझे पता है कि आपका अंतिम निबंध यही होगा। स्कूल में आप पता है, आपको स्कूल में गाय पे लिखना होता था, फिर लिखना होता था दीपावली, ठीक है। हाँ, एक आता था अगर मैं प्रधानमंत्री होता, भाई कितना जबरदस्त निबंध है, अगर मैं पीएम होता। तो ये आपने निबंध लिखे होंगे। तो गाय का तो लिखा ही होगा, एक गाय एक भोला प्राणी है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, गाय गोरी होती है लेकिन आजकल कहीं काली काली भी होती है, ठीक है। तो ऐसे लिखते थे निबंध हम लोग। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि सर गाय पे हमने अंतिम निबंध लिखा है। गाय हमारी माता है, ठीक है, और गाय को हमें पूजना चाहिए, गाय का मूत्र सेवन करना चाहिए, गाय के गोबर से नहाना चाहिए, ठीक है। जो भी लिखना है मतलब देखिए, निबंध में यही तो है कि जो मन में आ रहा है वो लिखो। आज हम गाय पे भी देखेंगे, गाय पे 4 तरह से 4 निबंध लिखेंगे आज लोग गाय पे ना। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि आप गाय वाले हो, ठीक है। 2017 में एक निबंध पूछा यूपीएससी ने, उस पे आप मुझे बताना कि सर कितने लोग हैं कि वो एकदम दंडवत प्रणाम कर जाएंगे उसके सामने। दंडवत प्रणाम जानते हैं आप लोग? लेट के और आगे ऐसे हाथ कर लो, ऐसे करके। तो हाँ, आगे सीधे कर लो, और सर बस हमसे नहीं हो पाएगा, हमें माफ कर दो। एक निबंध आया था, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। ये निबंध पूछा गया 2017 में। आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जो इसको लिख लोगे? 1000 शब्दों में आपको लिखना है। तो क्या आप हाथ खड़े कर दोगे या आप वहां से दौड़ के भागोगे एकदम निकल के कि सर मैं बैठूंगा ही नहीं, एग्जाम हॉल में नहीं बैठ रहा, मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा? तो ये पहले तो यही समझ में नहीं आया सर इसमें करना क्या है। ऐसा लग रहा ना, भाव कुछ जगह नहीं, हाथ कुछ लगा नहीं, ऐसी स्थिति होगी होगी ना। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बताया, मैंने आपको बताऊंगा कि इसी निबंध को कल आप लिखोगे, और 1000 नहीं 2000 में लिखोगे आप। मैं भी बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, ठीक। तो इसको हम अभी बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आने वाले समय में इससे भयंकर टॉपिक पे भी हम लोग निबंध लिखेंगे। और इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि अभी जो आप भागने की स्थिति में हो ना, कि सर मुझसे नहीं रुका जाएगा, सर मैं एग्जाम हॉल ही छोड़ के भाग जाती हूँ, ठीक है, मैं नहीं टिक पाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि अब कौन लिखेगा इस पे, माथा पच्ची कौन मारेगा? पहले तो उसको हर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, समस्या बहुत सारी आ रही है ना। तो इसके लिए हम थोड़े आज हम ऐसे टॉपिक पर निबंध लिखेंगे जो आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। तो एकदम तनाव, तो ये मैंने आपको डराने के लिए लिखाया था। तो जहां तक आप लोग डर गए होंगे, ठीक है, डराना भी जरूरी है ना, डर के आगे क्या है जी। तो पहले डरोगे फिर आपको जीत हासिल होगी। तो देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज हम थोड़ा सा, अभी हमने निबंध के बारे में बात की कि एक्चुअली में जब तक हम निबंध के बारे में नहीं जान पाएंगे ना, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम निबंध को समझ गए कि यार निबंध है क्या चीज, ये कौन सी बला है जो हमें पूछी जाती है, अगर उसके बारे में अगर आपको समझ में आ गया, इसके बाप कौन था, निबंध का पूछा ना, फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ ये, तो इसके फादर भी ढूंढेंगे अभी कौन है। हाँ, फादर ऑफ ऐसे कौन थे, वो क्यों आए, क्यों लेके आए, उन्हें क्यों पैदा किया ये। तो अगर हम इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो हमें निबंध को लिखना आसान हो जाएगा। क्योंकि निबंध 1000 टॉपिक हो सकते हैं, 2000 टॉपिक हो सकते हैं, और दुनिया में कोई टीचर 2000 टॉपिक तो आपको नहीं पढ़ाएगा। भाई नहीं पढ़ाएगा, कैसे पढ़ा देगा, वो संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी ने ये बता दिया कि दुनिया के 10,000 टॉपिक आ जाएं और 10,000 में से भी अगर आप निबंध लिख लोगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात है या फिर वो 1000 वाली अच्छी बात है? आज हम एक निबंध लिखेंगे मैप पे। हाँ, अभी आप सोचना शुरू कर दो, यही टॉपिक है, मैप पे लिखेंगे। और एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, उनका मैं अभी नाम बता दूं, उन्होंने तो पता है किस पे निबंध लिखा है? उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध पता है किस पे लिखा? तो पता है किसी को? पहले नाम लिख लो उनका, प्रताप नारायण। ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े व्यक्ति हैं,
और एक्चुअली में निबंध है ही हिंदी साहित्य की विधा ना, ये आया ही वहीं से, ये उसकी बच्ची बोल लो, बच्चा बोल लो, हिंदी साहित्य का कुछ ही बोल लो। प्रताप नारायण ने मिस्र ने निबंध लिखा था, और कम से कम 20 पेज भर दिए, फिर एक निबंध लिख दिया द। आप लग रहा है आप लोग लिख पाओगे ऐसे? नहीं लिख पाओगे ना। कैसे लिखा हुआ है इन्होंने? आप लोगों ने पागल होगा, वो नहीं पागल नहीं था, वो इंटेलिजेंट है ये प्रताप नारायण मिश्र। आज मैं आप लोगों को कुछ निबंध भी सजेस्ट करूंगा जो आपको खरीदने नहीं है, आपको गूगल से पढ़ने हैं, और वो आपको पढ़ने ही पढ़ने एनी कॉस्ट। आप गूगल पर डालोगे, मैं आपके नाम बता दूंगा, तो इनकी बात तो हम बाद में करेंगे। तो हम लोग निबंध लिखने के बाद तो मैं थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लूं कि हमारा निबंध का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है ना, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 16वीं सेंचुरी में दो लोग पैदा हुए, एक चार्ट बना लो आप ऐसे लोग। 16 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। 16 सेंचुरी में यूरोप में, ये यूरोप के ही हैं दोनों, यूरोप के ही दो लोग पैदा हुए। एक व्यक्ति का नाम है मोंटेन, जो फ्रांस में थे। फ्रांस का व्यक्ति था मोंटेन। कोई मोंटेन कह रहा है, कोई मोंटेन कह रहा है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। मानतेन, ये ऐसे कर लो, क्योंकि इन पे इसके बिना काम नहीं चलता ना, विदेशी लोगों के नाम पे। तो ये थे फ्रांस के, इनका नाम था मोंटेन। कुछ लोग बोलते हैं मोंटेन, तो इंग्लिश में हिंदी में इतना असर नहीं, तो मोंटेन ऐसे करके आप नाम लिख लो। ये भी यूरोप के व्यक्ति थे। एक व्यक्ति हुए इंग्लैंड में, ये व्यक्ति इंग्लैंड में हुए, ये इनके बाद आए, और इनका नाम था फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन पहले ये व्यक्ति आते हैं, और ये ऐसा माना जाता है कि फादर ऑफ ऐसे मोंटेन है जिन्होंने पहली बार निबंध लिखा, और इनका नाम बहुत ज्यादा है। तो मोंटेन ने क्या बताया निबंध के बारे में, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक हम एकदम ताबड़तोड़ निबंध लिखना शुरू करते हैं गाय की तरह। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय का 2 आंखें होती है, एक मुंह होता है, ठीक है। गाय गोरी होती है, गाय सीधी होती है, गाय लात नहीं मारती, ठीक है। योगी जी गाय को बहुत पसंद करते हैं, ये नहीं लिखना है नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपको ना। तो इनके बारे में इनसे पूछा, तो इनकी इनके ऊपर स्टडी की गई, तो उन्होंने पूछा कि आपका नजरिया क्या है निबंध का लिखने का ना, आप निबंध के बारे में क्या सोचते हैं। तो मोंटेन ने बताया कि दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट पर निबंध लिखा जा सकता है, एनी सब्जेक्ट। पहली बात तो इन्होंने ये बताई। तो इन्होंने बोला कि आप सर किस पर निबंध लिख सकते हो, आपके विषय क्या है निबंध के। जैसे अभी पूछा कि सर कोई सिलेबस है, किसी ने पूछा था मुझसे, तो मोंटेन ने बताया कि सबसे पहला निबंध इन्होंने ही लिखा, और इनका मानना था कि दुनिया के किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। पहली बात तो इन्होंने बताई, तो आप लिख लो कि मोंटेन कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी विषय पर, दुनिया के किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। अच्छी बात है, निबंध लिखा जा सकता है। तो पहले तो उन्होंने यही बात बोल दी, तो लोग शांत हो गए। उन्होंने बोला यार कि तो कठिन बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि मैं ही निबंध का विषय हूं। दूसरी बात और बोल दी उन्होंने खतरनाक, बोले मैं ही निबंध का विषय हूं। इसको थोड़ा समझते हैं अभी। दो तीन चीजें इनके बारे में समझनी है, फिर फ्रांसिस बेकन आते हैं, वो इनको खारिज कर देते हैं। उन्होंने बोला कि सर आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं लिखा जाएगा निबंध, ऐसे चल नहीं पाएगा मामला। ये पता है मैं ही निबंध का विषय हूं, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक के जीवन में कोई कहानी लिखी हो, कोई कविता लिखी हो, कोई उपन्यास लिखा हो, कोई लेटर लिखा हो किसी को। लेटर तो लिखा ही होगा ना, तो देख के लग रहे हो मुझको। अरे पक्का लिखा है बेटा तुमने। अच्छा, आप तो व्हाट्सएप वाला जमाना आ गया ना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं कि पत्र तो लिखा ही होगा आप लोगों ने। ये तो अभी नहीं तो व्हाट्सएप वाला पत्र लिखा होगा, वही चीज है। पहले लिखे, पहले बचपन से पहले लिखे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखिए होता क्या है कि मेरे पास एक लड़का आया, मैं ऑफलाइन में क्लास पढ़ाता हूँ, तो एक दिन बोला कि सर मैंने एक कहानी लिखी है और सर आप पढ़ लो। जब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं उसको रोज टाल देता था।
कि भाई काम करना, अभी कल मिलना परसों मिलना। तो एक दिन वो नहीं माना, बोला कि सर आप पढ़ ही लो। तो आज पढ़वा के जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं उसकी कहानी पढ़ने लगा। उसकी कहानी में 3 करेक्टर थे, ए, बी और सी। ए मान लो राम था, ये श्याम है, और ये कोई भी नाम लो, ये सीता कह लो, ठीक है। ऐसे नाम सही रहते ना, मानना फिर किसी को ऑफेंड ना हो जाए कोई। तो हाँ, तो राम श्याम सीता थे उसमें। नाम और कुछ थे, मैं आपको ये समझा रहा हूँ आपको ना। तो मैंने उसको पढ़ करके मैंने बोला राम तुम हो इसमें? तो बोला कि हाँ सर। आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो कहानी ऐसी थी, लव स्टोरी वाली, ट्रेंगल वाली। तो मैंने कितना तो हम जानते ही हैं। अच्छा, इसका होता क्या है कि जब भी आप कोई कहानी लिखते हो तो आपका व्यक्तित्व तो उस पर हावी होता है। आप तभी लिख रहे होते हो। जब आप शायरी लिख रहे हो तो शायरी में आप नाम चेंज करके, लेकिन आपके भाव तो आपके ही होते हैं। कहानी लिख रहे हो, लेकिन कहानी आप अपने नाम से तो लिख नहीं सकते, पता चल जाएगा। पापा घर पे बुला करके फिर आपको कूट देंगे ढंग से, फिर वो कहानी लिखने लायक बचोगे नहीं। तो वो मार्केट में आनी भी चाहिए, और सामने वाले को पता भी चलना चाहिए, सीता को, कि इसने मेरे लिए लिखा है। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति कोई कहानी लिखता है या आप कविता लिखते हो, तो उसमें आपका जो व्यक्तित्व होता है वो आप पर हावी होता है, और वो व्यक्तित्व आपका उसमें दिखेगा। तो उसने ये बोला कि ये मोंटेन भी यही कह रहे हैं कि आप जब भी निबंध लिखोगे, आप उस निबंध में कुछ भी लिख लो, लेकिन आपका जो नजरिया होगा, आपका जो व्यक्तित्व होगा, वो झलकेगा झलकेगा, हर कीमत पर झलकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नजरिया उसमें हो ही ना। बस आप करते क्या हो कि आप उस चीजों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हो, आप किसी और जगह लेके चले जाओगे, आप दूसरी चीजों को डाइवर्ट कर दोगे, लेकिन आपके अंदर की जो भावनाएं वो तो दिखेंगी दिखेंगी। तो इन्होंने बोला कि मैं ही निबंध का विषय हूं। अच्छा, जब आदमी, एक सिंपल सी बात बताइए, जब ऐसा कोई राइटर हो, लेखक, जिसमें व्यक्ति का ही नजरिया हर बार लिख के आ रहा हो, तो वो समाज के लिए बहुत फायदे वाली चीज है यार। कोई समाज से उसका कोई फायदा होगा नहीं, कोई फायदा नहीं होना। भाई, आप निबंध लिख रहे हो, आप कहानी लिख रहे हो, तो आप ऐसी कहानी लिखो ना जो समाज के काम में आए, समाज के हित के काम में आए। हर जगह ही आप घुसे पड़े हो तो कैसे काम चलेगा वहां पे? वो समाज ही नहीं है, आप समाज से कट गए हो। ऐसे लोगों को बोलते हैं आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो अपने ही विचारों को बार बार लेके आए। तो इनके जो निबंध थे वो आत्मनिष्ठ टाइप के निबंध थे। आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ का मतलब होता है जिसका खुद का व्यक्तित्व जिस पे हावी हो। यहां लिख लो ब्रैकेट में, लिखने वाले का व्यक्तित्व हावी हो, लिखने वाले का व्यक्तित्व हावी हो। क्योंकि आप निबंध लिख रहे हो, उस निबंध में भी आपकी ही चीजें आ रही हैं, आप अपनी ही कथा बता रहे हो। लिखने वाले का व्यक्तित्व हावी हो। तीसरी चीज इनके निबंध में क्या तय की गई कि इनमें कल्पनाओं का महत्व बहुत ज्यादा था। कल्पनाओं का महत्व, महत्व बहुत ज्यादा। कल्पना समझ रहे हो आप? इमेजिनेशन। आप जैसे आप भी कल्पना करते हो, जैसे कभी कभी आपकी ऐसी कल्पना आपने की है कभी? ऐसे आप सुबह उठे हो और उठते ही आप आंखें बंद करके सोच रहे हो कि बस इस बार पीटी हो जाएगा मेरा, और पीटी होने के बाद में, जैसे आपका एग्जाम मान लो पीटी का, और आप आराम से सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि सर मेरा पीटी हो चुका है, मैं मैसेज भी दे चुका हूँ, अब मैं लवासना पहुंच गया हूँ, लवासना से मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, और ट्रेनिंग खत्म होते ही मेरी डिस्ट्रिक्ट में एक में मैं एज ए क्या नाम, असिस्टेंट कलेक्टर पोस्ट हो गया हूँ, एक गाड़ी मिली है मुझको, और भोकाल में आराम से मैं इसको डांट रहा हूँ। ऐसे विचार आते होंगे ना? आएंगे, सीधी बात है। भाई ऐसा सोचना जरूरी भी है। हाँ, तो फिर आपको लगेगा नहीं यार फिर मेहनत करनी है। तो हम लोग कभी कभी कल्पनाओं में खो जाते हैं। दूसरी कल्पनाएं और भी आती हैं, किसी और के बारे में कल्पना कर लोगे, ठीक है, ये मेरी दोस्त होनी चाहिए, ये मेरा फ्रेंड होना चाहिए, इसने इसको इसके साथ क्यों घूमती है ये, ऐसी भी कल्पनाएं आप कर दोगे। इसको तो मेरे साथ होना चाहिए, मैं बाइक चला रहा हूँ, उसको पीछे बैठा होना चाहिए। ऐसे भाव आते हैं ना, इस उम्र में आते ही होंगे ना, आप लोग छुपा रहे हैं अपना, ये सामान्य बात है, उम्र ही वही है। तो मोंटेन ने क्या बताया कि जब मोंटेन ने निबंध लिखा, तो मोंटेन ने बोला कि हम एनी सब्जेक्ट पर निबंध लिख सकते हैं, मैं ही निबंध का विषय हूं, हर जगह वही वो हैं। उसके बाद कह रहा है आत्मनिष्ठ टाइप के, वो निबंध आत्मनिष्ठ टाइप के हो जाएंगे और कल्पनाएं बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा देखिए, जब हम कल्पनाएं बहुत ज्यादा लेके आएंगे तो हम समाज की यथार्थ को दिखाने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे? समाज की वास्तविकता को दिखा पाएंगे कि दिखा पाएंगे? अगर मैं कोई लिटरेचर लिखता हूं और उस लिटरेचर में सिर्फ कल्पनाएं हों, तो क्या मैं समाज की सच्चाई को दिखाने में समर्थ हूंगा या नहीं हूंगा? नहीं हो पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझको वास्तविकता में जाना ही पड़ेगा, रियलिटी में जाना ही पड़ेगा।
खाली ख्वाली जो ख्याली भाव होता है उससे कम। और इस तरह का काम भारत में भी कुछ लोग कर रहे थे। तो वो कौन कौन लोग थे उनका भी नाम सुन लेते हैं। ये आप नोट कर लो। फ्रांसिस बेकन में पढ़ाऊंगा, पहले आप इनके बारे में समझ लो। इसी परंपरा के लोग थे भारत में भी कुछ, जिनका नाम था विद्यानिवास मिश्र। मैं यहां लिख देता हूं मोन्टेन इक्वल टू, मोन्टेन बराबर। मोन्टेन जैसे निबंध लिखे उसी टाइम जो एक साहित्यकार है, बहुत बड़े साहित्यकार है एक्चुअली में। अच्छा, लेकिन हम इस को खारिज नहीं कर सकते कि उनके निबंध ऐसे हैं, क्योंकि मोन्टेन अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अगर मैं गांधी जी को इस बात पर खारिज कर दूं कि गांधी जी जाति व्यवस्था के समर्थक थे, तो ये मेरी बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी उसने उससे अच्छे भी काम किए हैं। अगर किसी के व्यक्तित्व को आपको खारिज करना हो तो वॉइस की सबको प्रॉब्लम आ रही है कि एक किसी को भी आ रही है? एक बार अनम्यूट कर दो, इन लोगों की विचार सुन लूं मैं ना, ये फड़फड़ा रहे हैं बहुत देर से। हाँ बताओ, क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग, ये बताओ पहले। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस आपकी कट रही है। एक सेकंड बार रुको। बार हाँ अभी नहीं, आपका समाधान होगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा, वॉइस सबके साथ ब्रेक हो रही है कि एक एक किसी के साथ हो रही है? सभी के साथ सर हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। कभी कभी लेकिन हो रही है। आप लोग जिस एकता से बोल रहे हैं उससे मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ सभी की हो रही होगी। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर है। अभी देखो सही हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो आप लोग। यहाँ से तो क्लियर है, हो सकता है आपके नेटवर्क नहीं आ रहा हो ठीक ना। आज बारिश के चक्कर में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। नहीं सर, मेरे तरफ बारिश नहीं हो रहा है। आप कहीं का बोली फंस बारिश रहा है। वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, बारिश। ठीक है, अभी ठीक हो जाएगी 2 मिनट में। अभी नेट कभी कभी ना सर्वर डाउन हो जाता है तो स्लो हो जाता है कभी कभी। तो अगर आप थोड़ा बहुत सुन पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो बहुत अभी साफ आ सर आपकी आवाज क्लियर है। सर अभी हमारी वॉइस तो क्लियर है। अभी क्लियर है सर। यही मैं चाह रहा था कि आप बोल दो क्लियर है। ठीक है, देखिए तो मोन्टेन परंपरा के जो लोग थे, जो आत्मनिष्ठ टाइप के जो निबंध लिख रहे थे, स्पीड मेरी बहुत ज्यादा तो नहीं बोलने की, ठीक है, समझ में आ रहा था ना? एकदम। यस सर। ठीक है। तो एक हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक हैं जिनका नाम है विद्यानिवास मिश्र। वो भी ऐसे ही निबंध लिख रहे थे। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ज्ञान हो जाए आपको, कि आप ऐसे ऐसे लोगों को भी जानते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई निबंध के बारे में पूछो तो आप निबंध में अच्छा खासा ज्ञान दे के आओ उसको। विद्यानिवास मिश्र, ठीक। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाम सुना है आपने, बचपन में कविताएं पढ़ी होगी, ठीक है? यस सर, यस सर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ, कल्पनाओं से भरे इसी टाइप के निबंध थे जो जहां पे उनका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा हावी था। तो ये लोग निबंध लिख रहे थे। एक निबंध को आज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है एक्चुअली में। तो आपको किताब नहीं खरीदनी है उसके लिए। जो जिन लोगों का हिंदी साहित्य वो नहीं खरीदेंगे, उनको तो पढ़ना ही है, वो पढ़ना ही है। लेकिन जो लोग हिंदी साहित्य के हैं या नहीं भी हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सारे लोग उस निबंध को पढ़ेंगे। उससे आपके दिमाग के पर्दे खुलेंगे पहले तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे 2-3 दिन बाद। तो मैं उस निबंध का भी नाम लिखा देता हूं। तो इन्होंने कुछ निबंध लिखे। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कुबेर नाथ राय। इन्होंने भी ऐसे ही निबंध लिखे हैं, कुबेर नाथ राय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोन्टेन परंपरा के कौन कौन से लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, उस निबंध का नाम है कुटज। ये निबंध आप उस पर डालोगे गूगल पे, कुटज ऐसे, पूरा हिंदी में आ जाएगा। तो आपको आराम से पढ़ लेना है एक बार, इसको जरूर पढ़ना है। जबकि ये हिंदी साहित्य के सिलेबस में, लेकिन निबंध की चीजें सीखने के लिए ये आपको निबंध जरूर पढ़ना पड़ेगा। और इसको आप पढ़ेंगे तो एक निबंध तो ये हो गया। 2-3 निबंध मैं आपको बताऊंगा, बस इतना ही पढ़ने, ज्यादा तनाव मत लेना। बाकी मैं आप करूंगा, इसको पढ़ लेना एक बार, तो आपके लिए सही रहेगा। तो मोन्टेन परंपरा के ये लोग थे। और उसके बाद में अब हम बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की। तो अगर आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि सर मोन्टेन कैसे निबंध लिख रहे थे, जहां पे वो खुद की ही बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से आप ताजमहल देखने गए, तो आप अपना यात्रा वृतांत लिखो। तो आप यात्रा वृतांत ताजमहल का खुद का लिखोगे या दूसरे का लिखोगे? खुद का लिखोगे, क्योंकि ये तो खुद आपने जर्नी की है, खुद आप यात्रा करके आए हो, खुद आपने ताजमहल देखा है, खुद आपने यमुना को देखा है जस्ट बगल से। तो ये आप खुद लिखोगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दुनिया के हर किसी की यात्रा लिखने लग जाओ,
तो ये तो गलत बात है भाई। यात्रा आप वही लिखोगे जो आपने की है। हम हर व्यक्ति की यात्रा कैसे, क्या आपकी यात्रा और दूसरे व्यक्ति की यात्रा एकदम समान हो सकती है? नहीं हो नो सकती। आपके साथ में अलग चीजें हो सकती हैं, उनके साथ में अलग चीज हो सकती हैं, उनके अनुभव अलग होंगे, आपके अनुभव अलग होंगे। तो इससे ये लगा कि ये समाज के लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज नहीं है। मोंटेन से हमें ये पता चला कि सर इससे समाज को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने बताया, जो दूसरे व्यक्ति जो उनके बाद में आए, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने बताया कि जिस तरीके से ये लोग कल्पनाओं की, आवारा कल्पनाओं को लेकर, देखिए आवारा कल्पना ही है, उसमें तो कल्पना की बात है कि आवारा कल्पनाओं से काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे दिमाग में भी आवारा कल्पना आती रहती है, लेकिन उस तरीके से अगर यूपीएससी में लिख के आ जाएंगे तो उससे काम चलेगा नहीं। एथिक्स में जो क्वेश्चन पूछा वही लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इससे काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने कुछ चेंज किया फ्रांसिस बेकन ने। और चेंज ये किया कि उन्होंने बोला कि जो भी हमारे निबंध होंगे वो होंगे हमारे निबंध वैज्ञानिक प्रकृति के। इन्होंने पहली चीज बताई कि हमारे निबंध जो हैं वो होंगे वैज्ञानिक प्रकृति के। अच्छा, वैज्ञानिक नेचर होगा इसका, तो इसका मतलब क्या क्या होगा इसमें? भाई साइंटिफिक तरीके से कोई चीज होगी तो वो तार्किक होगी, और तार्किक होगी तो इसमें एनालिसिस भी होगा, हम उसका विश्लेषण कर पाएंगे। तो जो फ्रांसिस बेकन ने जो निबंध लिखे वो इनके निबंध कैसे थे? वो वैज्ञानिक प्रकृति के थे, और इनके केंद्र में दो चीजें थी। एक तो उसके केंद्र में था विश्लेषण, एनालिसिस, और एक उनके केंद्र में था बुद्धि, इंटेलिजेंसी। देखिए जहां पे साइंटिफिक की बात आ जाएगी ना, तो वहां पे एनालिसिस आएगा ही आएगा, और एनालिसिस होने का मतलब है कि आप तार्किक बात करते हो। क्या सर आपकी वॉइस सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। पर ठीक है पर क्लियर है सर ठीक है। नो सर। नहीं नो यार, सर, नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है सर आवाज। The sound device are mute, sir. So you can start सर your sound देखते हैं कि device. डाउन हो गया बैटरी क्या उसका। अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर Now continue, क्लियर sir. है। वॉइस इज क्लियर। सर फिर चली गई। नहीं आ रही है सर। सर कुछ नहीं नहीं आ आ रहा। नहीं आ रही है। बोलिए। चलो अभी आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, अब आती रहेगी। अब थोड़ा देर रुक जाते हैं थोड़ा। अभी देखिए, सब म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर नहीं दो। सर रहने अब दीजिए। आप जो वॉइस आएगी वो दिक्कत होगी, मुझे रहने दो मैसेज। सर। सर नो सर म्यूट मत कीजिए। ठीक है, आप मैसेज कर देना, हम लोग अनम्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये विश्लेषण और बुद्धि थी केंद्र में। अच्छा, मैं जैसे आपसे पूछूं कि क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे ही ताबड़तोड़ जवाब दे दोगे सर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या आप इस पर विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे तब बताओगे? एनालिसिस के आधार बताओगे? नहीं, पहले आपको आप बताओगे सर कि पहले तो आरक्षण के बारे में पता होना चाहिए कि आरक्षण आया क्यों, आरक्षण सरकार ने क्यों दिया, इसके पीछे वजह क्या थी। फिर आप एनालिसिस करोगे कि सर कि ये सरकार ने अगर दिया है तो इसके पीछे कोई लॉजिक है, और उस लॉजिक के आधार पर अगर दे रही तो गलत बात नहीं है। लेकिन आप अचानक से ही बोल दोगे कि नहीं सर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, जैसे यूपीएससी में खूब पूछते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, और जैसे यूपीएससी वाले बंदे को पूछा कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर उसने बोल दिया कि नहीं होना चाहिए, वो तुरंत समझ जाते हैं आग पगला आ गया ये, तो उसको रखेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं रखेंगे।
क्योंकि आपका मतलब ये नहीं है कि आपने एनालिसिस किया, आपका मतलब है कि आप किसी विचारधारा से प्रभावित थे। इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? कि अगर यूपीएससी में आप इंटरव्यू देने गए, जो भी मैं बेकन की बात कर रहा था या मोन्टेन की बात कर रहा था, मोन्टेन के क्या है, मोन्टेन के निबंध में उनके विचार हावी हैं। अगर आप ऐसे समाज से आते हो जहां पे आपको आरक्षण से नफरत है, सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आपके पास में कोई तर्क नहीं है, लेकिन आपके समाज में, आपके घर में रोज आरक्षण की बातें होती हैं और वो ये कहते हैं कि सर आरक्षण होना नहीं चाहिए, क्यों आप आरक्षण दे रहे हो फ्री में, और यही क्वेश्चन आपको यूपीएससी वाले ने पूछ लिया, तो आपके ऊपर तो आपके विचार हावी थे, आपने ना तो एनालिसिस किया ना अपनी बुद्धि लगाई, और आपने सीधे क्या बोल दिया कि सर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो एज ए यूपीएससी के स्टूडेंट वो आपको जान जाएंगे कि सर आपसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर आप पर इतनी विचारधारा हावी है, और अगर आप आईपीएस बन के कहीं चले गए और किसी से अगर आपकी दुश्मनी रही होगी तो आप तो उसको छोड़ोगे नहीं, 2 दिन में उसको मार दोगे, इनकाउंटर कर दोगे उसका, या फिर आपको लगाएगा नहीं इन लोगों को मारना है, इनको छोड़ना है। अगर कोई व्यक्ति दलित से घृणा करता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आपसे, देखिए निबंध बहुत गहरी चीज है, अगर आप लोग आज समझ गए कि निबंध हमें क्यों पूछ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आप बाकी सब्जेक्ट में आपका बहुत फायदा होगा। अगर आपकी विचारधारा ऐसी है कि आप इस विचारधारा से प्रभावित हैं कि आपको दलित सही नहीं लगते, सिंपल बात है, बहुत से लोग होते हैं जो घृणा करते हैं, आपके पास में लॉजिक नहीं है कि हम इनसे घृणा क्यों करते हैं, लेकिन आप इसलिए करते हैं कि आपका समाज करता है, आपका घर करता है। आपसे लोगों ने पूछा कि आप दलितों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो बोले कि नहीं सर ये तो नीच आदमी होते हैं, ये तो गंदे रहते हैं, इनको तो घृणा होनी चाहिए, आपने ऐसे जवाब दे दिए। आप ये बताओ, यूपीएससी में इंटरव्यू वाला आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा कि ऐसे छोड़ देगा? पहले तो बाहर निकालेगा वो, फिर वो दौड़ाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपसे ये उम्मीद नहीं करता, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात करो, आप विश्लेषण के आधार पर बात करो, आप बुद्धि के आधार पर बात करो, आप ऐसे ही बात मत करो। तो फ्रांसिस बेकन ने कहा कि हमारे जो निबंध होंगे या हमने जो निबंध लिखे हैं उनकी जो खास बात यह है कि वो होंगे वैज्ञानिक प्रकृति के, और वैज्ञानिक प्रकृति के होंगे तो उसमें विश्लेषण भी होगा और उसमें बुद्धि भी होगी। दूसरा पॉइंट बताया कि उन्होंने बताया कि मोन्टेन क्या कह रहा है, सब्जेक्ट क्या होंगे उसके मोन्टेन के, मैं ही विषय हूं, दुनिया के किसी सब्जेक्ट पे लिख लूंगा, एक बार पानी उठाओ, मैं किसी के सब्जेक्ट पे लिख लूंगा। मोन्टेन क्या कह रहे हैं कि संसार के विषय होंगे, इसमें विषय कौन से होंगे, सांसारिक विषय होंगे, और संसार के विषय कौन होंगे, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारे राजनीतिक विषय हो सकते हैं, आर्थिक विषय हो सकते हैं, सामाजिक विषय हो सकते हैं, और भी राजनीतिक विषय, कोई भी, भाई संसार के विषय क्या है, तो ये संसार के विषय की बात कर रहे हैं, तो इनके विषय कौन से होंगे, संसार के विषय होंगे, संसार के विषय। अच्छा, संसार के विषय कौन कौन से हैं, यहां पे लिख लो, राजनीतिक, राजनैतिक या राजनीतिक, राजनीतिक, राजनैतिक सही शब्द नहीं है, सही शब्द कौन सा होता है, राजनीतिक, ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां हम अभी सीखेंगे। सामाजिक, भाई हम समाज की बात करेंगे। आर्थिक, हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, और आर्थिक, सामाजिक और बाकी और भी आप लगा लो, जितने भी एक आते हैं आपको सब लिख लो इसमें। तो अब आपको लग रहा है कि मोन्टेन में, फ्रांसिस में आपको कौन सा आदमी अब सही लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फ्रांसिस सही लगने लग गया होगा थोड़ी देर, क्या सर ये कायदे की बात कर रहा है, वो तो फालतू बात कर रहा था कि कल्पनाओं में जाओ, यहाँ जाओ, तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे थोड़ी देर में ना। तो इन्होंने बोला वैज्ञानिक प्रकृति की हम बात करेंगे, इन्होंने बोला हम सांसारिक विषय की हम बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा, जब आप ऐसी बातें करोगे जो आपकी एनालिसिस वाली हो, तो ये आत्मनिष्ठ नहीं रखे, ये क्या होंगी, वस्तुनिष्ठ, और वस्तुनिष्ठ का मतलब है हम उनके अनुसार हम चीजों का निर्णय ले रहे हैं। तो इनके निबंध आत्मनिष्ठ नहीं थे, इनके निबंध कैसे थे, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिविटी थी उसमें, इनके थे वस्तुनिष्ठ निबंध। यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। 3 चीजें हमें, देखिए हमें ये हमारे सिलेबस में हमें कहीं लिखना नहीं है, नहीं कोई पूछेगा निबंध के बारे में, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप निबंध की आज एक सोच डेवलप कर पाओ, क्योंकि हो सकता है आपको आज से पहले निबंध के बारे में, आप सिर्फ निबंध आपने पढ़े हो, लेकिन निबंध के बारे में इतनी गहराई से चीजें आपको नहीं पता हो। और अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा निबंध के लिखने की आपको, आप जो अभी 2 शब्द की दिक्कत हो रही थी ना, 4 शब्द लिख पाएंगे, आप बोलोगे सर अब तो खूब लिख लेंगे हम। अब हम बात करते हैं कि भारत में ऐसे लोग कौन कौन से थे। वहां पर भी हमने देखा भारत में मोन्तेन के भी परंपरा के लोग थे, विद्यानिवास मिश्र थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, ये हमारे सब हिंदी साहित्य में है। यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से लोग थे, तो यहाँ पर फिर लिख लेते बेकन इज इक्वल टू, तो भारत में ऐसे कौन कौन लिख रहा था,
तो बेकन के बराबर जो बेकन जैसे निबंध लिखे उसमें सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य जरूर लगाना है उनके आगे, नहीं तो गुस्सा हो जाते हैं वो है नहीं, लेकिन अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो स्थान है जैसे ये मान के चलो कि 21 तोपों की सलामी दे रहा हो कोई आदमी किसी को, इस व्यक्ति ने जिसके सर पे हाथ रख दिया खुश होकर के, तो वो तो जो सूखा हुआ पौधा है ना, अगर ये सूखे हुए पौधे पे हाथ रख दे ये बंदा तो वो हरा भरा हो जाएगा, और अगर इसने गुस्से से किसी हरे भरे पौधे पे हाथ रख दिया तो वो सूखा हो जाएगा। ये नाम था इनका आचार्य शुक्ल जी का, इसलिए सब लोग डरते हैं। अब तो खैर बहुत पहले की बात है ये, क्योंकि हिंदी साहित्य में इन्होंने आतंक मचा दिया। तो ये भी ऐसे निबंध लिख रहे थे। इनके 2 निबंध हैं हमारे सिलेबस में यूपीएससी में, वो आपको पढ़ने नहीं है, और वो पढ़ने अब जब थोड़े परिपक्व हो जाओ। एक निबंध है इनका कविता क्या है, इसी पे निबंध लिख दिया, पूरी कविता एक पूरी किताब लिख दी इन्होंने, कविता क्या है। अगर आप पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ लेना, थोड़ा सा तनाव होगा आपको शुरू पढ़ने में क्योंकि भाषा इनकी बहुत कठिन है, तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ दूसरा निबंध वो भी बताऊंगा। तो एक निबंध तो उन्होंने लिखा है कविता क्या है, एक निबंध है श्रद्धा व भक्ति। श्रद्धा और भक्ति, तो 2 निबंध हिंदी साहित्य में है इनके। तो आप लोग अगर आप देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जो आपको मैं बताऊंगा जो पढ़ने हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपका मन कर रहा है तो पढ़ लेना, आपके लिए फायदे वाली चीज होगी, नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे एकदम ये मतलब नहीं है कि सर आप लिटरेचर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, क्योंकि निबंध एक्चुअली में है ही एक साहित्य की विधा, तो हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऐसे कुछ निबंध लिख रहे थे। इसी में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, प्रेमचंद, सुना है कि नहीं? बहुत अच्छे से जानते होगे प्रेमचंद को, तो बचपन से ही गोदान तो पढ़ा ही होगा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं और सबसे बेहतर लेखक रहे। प्रेमचंद ने उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी। यूपीएससी में उनके एक पूरी किताब कहानियों की है सिलेबस में, और एक उपन्यास भी है गोदान। इन्होंने एक निबंध लिखा, वो आपको इंटरनेट से पढ़ना है। उस निबंध का नाम था प्रेमचंद। अच्छा, प्रेमचंद सही है, प्रेमचंद्र नाम है उनका? ये प्रेमचंद ये सही है या चंद्र है? चंद सही है। हाँ, ये गलती नहीं करनी है, प्रेमचंद ही है इनका नाम। कुछ लोग प्रेमचंद्र कर देते हैं, और जैसे ही चंद्र किया तो फिर एग्जामिनर आपको चंद्र कर देगा वो। हाँ, आपका चंद्र वो आपको राम से मिला देगा सीधे, ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि इससे यूपीएससी आपसे इतनी उम्मीद करती है कि यार नाम तो गलत मत लिखो किसी का ना। प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा जिसका नाम था साहित्य का उद्देश्य। इसको आपको सबको पढ़ना है, ये गूगल पे मिल जाएगा आपको। इनका निबंध है साहित्य का उद्देश्य। मैं अभी आपको बताऊंगा इसका महत्व, आप समझो, आप बताओगे सर का आपने तो मजा ही कर दिया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे महत्व है। अभी मैं आपको एक निबंध की लिस्ट बताऊंगा। उस निबंध में 2017 से लेकर के 2023 तक हर बार साहित्य से निबंध पूछा गया है। एक निबंध आता है हमेशा, 2 भाग आते हैं उसके, एक में आते हैं मूर्त टॉपिक, एक में आते हैं अमूर्त। अभी मूर्त और अमूर्त की डेफिनेशन देखेंगे थोड़ी देर बाद, अभी आप समझ लीजिए। तो जो अमूर्त टॉपिक होता है उस टॉपिक में हर बार यूपीएससी एक न एक निबंध साहित्य से पूछती है, हर बार पूछती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसका हिंदी साहित्य है उसको 10-15 नंबर का तो फायदा मिलना ही मिलना है, वो ऑटोमेटिक है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आप उतना तो कर लोगे कि आप थोड़ा सा कुछ नंबर उसमें एक्स्ट्रा ला सकते हो। जैसे मैं भी आपको एक निबंध के नाम सुना देता हूं, बाद में लिखाऊंगा। 2022 में निबंध पूछा यूपीएससी ने, कवि संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। दोबारा से मैं बता रहा हूं, भाव कुछ जगा नहीं, हाथ कुछ लगा नहीं, ये हुआ ना? लोग ऐसे देख रहे हैं क्या बोल दिया आपने। दोबारा से बोल रहा हूं, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब आपको पहले तो अनधिकृत का मतलब समझ में आना चाहिए, विधायक के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर कवि के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप 1000 शब्द लिख पाओगे, वरना विस्तार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आप लोग निबंध अटेम्प्ट तो कर लोगे, ये मुझे पता है, लेकिन उस निबंध का जो एक्सपेंशन है, जो 1000 शब्दों तक जाना है, फिर उसमें रिपीटेशन होने लगता है, तो ये नहीं करना। एक ये पूछा गया,
दूसरा पूछा है आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, आप एक ही नदी में दोबारा नहीं नहा सकते। आपको लग रहा हो कैसी सर बातें कर रहे हो, मैं तो रोज नहाता हूँ, कूद कूद के नहाता हूँ, ऐसी कौन सी नदी हो गई। ये साहित्य का मसला है, ये दर्शन का मसला है। और अभी मैं जब समझा इस निबंध को मैं आपको समझाऊंगा। एक निबंध पूछा सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। तो यथार्थ समझ में आना चाहिए पहले तो, फिर सत्य समझ में आना चाहिए। और हिंदी साहित्य में सत्य और यथार्थ के अलावा कुछ है ही नहीं। जितना भी उपन्यास पढ़ रहे हो ये यथार्थवादी उपन्यास है, ये आदर्शवादी उपन्यास है, ये आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यास है। तो हिंदी साहित्य में बिना यथार्थ के कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी लेखक लिखेगा तो यथार्थ लिखेगा या फिर कल्पना लिखेगा। साहित्य समाज का दर्पण है कि नहीं, मानते हो आप। तो साहित्य समाज का दर्पण कब बनेगा, जब आप समाज की वास्तविकता को दिखाओगे तब बनेगा, या आप कल्पनाओं को दिखाओगे तब बनेगा। वास्तविकता को दिखाओगे। तो एक निबंध, ये 2022 के निबंध बता रहा हूं, फिर आप सुनिए। एक निबंध पूछा मनुष्य होने और मानव बनने के बीच लंबा सफर। मनुष्य होने में और मानव बनने में जीवन का एक लंबा सफर है। अब मनुष्य और मानव के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग सोच रहे हो आज तक तो सर मैं दोनों को एक ही समझता था, वही मानव है वही मनुष्य है, वही मनुष्य है वही मानव है। लेकिन यूपीएससी अगर कुछ पूछ रही तो कोई तो दर्शन का मामला होगा इसमें। एक क्वेश्चन उसने पूछा कि मूल्य वे नहीं है जो मानवता है, मूल्य वे नहीं है जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। ये भी कठिन सा लग रहा है, अभी सब कठिन लगेंगे। एक पूछा यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। बहुत अच्छा निबंध था। मैंने ये आपको नाम इसलिए सुनाए कि आपको ये पता चले कि हर बार एक निबंध ऐसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप साहित्य का उद्देश्य निबंध इनका पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक निबंध आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। एक निबंध और आप लिख लो, 3 निबंध आपको पढ़ने हैं जो आप अभी नहीं पढ़ोगे लेकिन कुछ समय के बाद पढ़ोगे। एक व्यक्ति है गुलाब राय के बारे में भी ने बात की थी, गुलाब राय नाथ के बारे में ना, ये गूगल पे मिल जाएंगे आपको। गुलाब राय, गुलाब राय ने एक निबंध लिखा है, ये भी बहुत बड़े लेखक हैं और इनका निबंध है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि अभी देखिए मैं अभी बार बार कह रहा हूं, कल से निबंध पढ़ना आज से शुरू मत कर देना गूगल खोल के बैठ के, फिर आप मुझे गाली दोगे सर ने क्या बता दिया। ये जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद पढ़ोगे आप, क्योंकि इसमें डिस्क्लेमर देना है ना कि डॉक्टर बताता है गोली सुबह शाम खानी है, तो सुबह शाम खानी है, पता चला सुबह ही खा ली दोनों टेबलेट तो फिर नुकसान हो जाएगा। हाँ तो शाम की सुबह ही खा ली। तो आपको 3 निबंध कौन कौन से पढ़ने, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का, साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद का, श्रद्धा भक्ति और रामचंद्र शुक्ल को भी टच मत करना, पहले 3 ही पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल पे लिख लो अभी नहीं पढ़ने हैं, वहां पे लिखो ब्रैकेट में, इनको लिखो नहीं अभी नहीं पढ़ने हैं, नहीं अभी नहीं पढ़ना। आपका विश्वास उठ जाएगा फिर निबंध से, ठीक है। तो अभी ये जोखिम नहीं लेना, इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना होता ना, एकदम चीज तोप नहीं थोड़ी चलानी है। अभी क्या सीखना है, अभी ट्रेनिंग करनी है, पहले पिस्टल चलानी है। अब सर मुझे तो AK-47 दे दो आज से ही, तो अभी फिर आप चला ही नहीं पाओगे, पता चला AK-47 के साथ ही उड़ गए, ठीक है। तो ये नहीं करना आप लोगों को ना, तो ये AK-47 वाले आदमी है ना। 3 निबंध आपको पढ़ने इसमें। अब मैं जो आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि देखिए अभी तक हमने बात की थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के लोग हुए। एक लोग थे जिनके उनके विचार हावी थे, एक वो लोग थे जो समाज की बात कर रहे थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप यूपीएससी में निबंध लिखते हो और उसमें अगर आपकी विचारधारा एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप किस विचारधारा के आदमी हो, तो वो एग्जामिनर आपको बर्बाद करके छोड़ेगा या फिर आबाद करके छोड़ेगा। 5% चांस है जहां बच जाओगे आप। वो अलग बात है कि 60-65 साल का आदमी है, वही विचारधारा आपकी थी वही उसकी मिल गई, तो ऐसा कोइंसिडेंट तो बहुत कम होता है। अदरवाइज वो आपको बर्बाद करके तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसके पीछे होता क्या है, अब आपको रहना क्या है। देखिए अभी तक हम लोग बैकग्राउंड समझ चुके हैं, अब हम ये समझेंगे कि हमें अपनी विचारधारा को बैलेंस कैसे करना है। यूपीएससी एक काम तो जरूर करती है, आप किसी भी विचारधारा से आओ, लेकिन अगर आपने यूपीएससी को सीरियसली 1 साल 1.5 साल पढ़ लिया तो आपको कायदे का इंसान तो बना देती है, ये तो तय। आपकी विचारधारा में इतना परिवर्तन तो कर देती है कि आप बाकी चीजों में चुटपुट में तो नहीं पढ़ोगे। अब मैं एक आपको डायग्राम बता रहा हूं, उस डायग्राम को समझिए। ये देखिए इस भारत में 2 तरीके के लोग हैं, जानते हो आप। 2 पंथ चलते हैं हमारे यहाँ, एक पंथ है वामपंथ, एक है दक्षिण पंथ। कुछ लोग हैं लेफ्टिस्ट और कुछ लोग कैसे हैं राइटिस्ट हैं।
तो अगर मैं ये बोलूं कि ये राइटिस्ट है और ये लेफ्टिस्ट है, एल, राइटिस्ट कौन से होते हैं? वामपंथी। ये कौन होते हैं? दक्षिणपंथी। तो लिख लो यहाँ पे, ये होते हैं वामपंथी। मैं अब आपको बता रहा हूं आपको अब अपना प्रदर्शन कैसे करना है। आप अपनी विचारधारा को अलग करते हुए निबंध अच्छा कैसे लिख के आओगे, और यही एक रीजन है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उस व्यक्ति का आप नाम सुनोगे तो घबरा जाओगे। वो भी चीफ सेक्रेटरी है किसी स्टेट में, उनके साथ यही घटना हुई थी। ये है वामपंथी। वामपंथी क्या करते हैं? किसकी बात करते हैं वामपंथी? ये तो आप सुनते रहते हो ना अखबार में। ये क्या चाहते हैं? इनके इनके उद्देश्य क्या होते हैं वामपंथी लोगों के? ये संस्कृति की बात करेंगे, धर्म की बात करते हैं, धर्म को सर्वोच्च मानेंगे। हिंदू धर्म चलेगा तो हिंदू ही, मुस्लिम चलेगा तो मुस्लिम ही, और कोई नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ठीक है, सभ्यता की बात करते हैं। और मतलब जो मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये कट्टर वाले लोग, ये कट्टर लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, ये एकदम कट्टर वाले, एकदम मतलब खतरनाक। बस यही होना चाहिए सर, कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का अगर मैं नाम बताऊं तो उसका नाम होगा ओसामा बिन लादेन। नाम सुना है? OSBL लिख दिया मैंने। ये इसी तरीके का वामपंथी था, मतलब इस विचारधारा से आता था, इतना कट्टर था कि इसको क्या करना है कि बस क्या चलेगा, एक ही धर्म चलेगा पूरे विश्व में। वो कौन सा होगा? मुस्लिम धर्म। तो कुछ लोग होते हैं जो राइटिस्ट हैं, और इतने राइटिस्ट हैं कि वो एकदम कट्टर है। अच्छा, कोई राइटिस्ट यहाँ पे भी हो सकता है, कोई व्यक्ति यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मान लो इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ, ये सेंटर है, तो इस विचारधारा से जुड़ने वाले आदमी जरूरी थोड़ी है कि वो यहीं पे आएगा तभी इतना जुड़ पाएगा। वो आप यहाँ पे भी रह के भी तो राइटिस्ट हो सकते हो, लेकिन आपको इतना है कि ठीक है यार मानते हैं, लेकिन इतना कट्टर नहीं है कि किसी गला काट देंगे, ऐसा नहीं करोगे। लेकिन जो खतरनाक कट्टर आदमी वो क्या, हम गला भी काट देंगे। अगर तुमने मुस्लिम का वो नहीं, धर्म नहीं अपनाया, मतलब गर्दन काटे, ये करता ही था। धर्म परिवर्तन इसने कितने कराया। तो ये लोग होते हैं जो संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और बहुत ही कट्टर तरीके से बात करते हैं। मतलब इनको ऐसे करते हैं कि हमें अगर खून भी बहाना पड़े तो हम खून बहा देंगे। ये लोग होते हैं, उनको बोलते हैं हम राइटिस्ट, एकदम खतरनाक वाले राइटिस्ट। ऐसा नहीं सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं फिर भी बता रहा हूं। ये ग्राफ है मेरा, ये अंतिम बिंदु है, ठीक है। अब एक व्यक्ति होता है लेफ्टिस्ट। ये लोग कौन से होते हैं? ये किसकी बात करते हैं? समाज की बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे, सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं। गरीबी नहीं होना चाहिए, गरीबी है तो पूंजीपतियों ने लूटा है, हम इनको मार देंगे। तो ऐसे कौन से लोग हैं अपने भारत में? नक्सली। वो कौन से बन जाते हैं? नक्सली। भाई नक्सलिज्म कहां से आया? वो घोर दक्षिणपंथी लोग ही तो हैं। अच्छा, आपको ये लगेगा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप इसलिए कह रहे हो कि सर गरीबी सिर्फ पूंजीपतियों ने पैदा की है तो पूंजीपतियों को काट दो एकदम, ऐसा तो नहीं करोगे आप, उसके पीछे और भी रीजन है। तो ये लोग सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, ये होते हैं दक्षिणपंथी लोग। अच्छा, अब आप निबंध लिखने गए, या तो आप इस विचारधारा से हो गए या आप इस विचारधारा से हो गए। आप दो में से एक ही चीज तो मानते हो कि तीसरी भी कुछ मानता है? कोई है कोई तीसरी चीज? नहीं मानते हो ना। अगर आप निबंध लिख रहे हो और निबंध लिखते लिखते आप यहां पहुंच गए, यहां आ गए आपने निबंध लिखा। राइटिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणपंथी बोलते हैं। आप इसको सही कर लेना, वामपंथी शायद वो होगा ना। हाँ, इसको हटा लो, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट लिख लो। बाकी आप एक बार देख लो हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा लेफ्ट विंग राइट विंग लिख लो अभी, बाकी आप गूगल से करके देख लेना कौन सा होता है। तो राइटिस्ट की बात कर रहा हूं। अगर मान लो आप निबंध लिखा आपने, और निबंध लिखते लिखते आप इस विचारधारा पे यहाँ पर खड़े हो, और निबंध लिखने के बाद में वो कॉपी पहुंच गई इस वाले व्यक्ति के हाथ में, तो वो क्या करेगा आपके साथ में? आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि उस निबंध से उसको ये पता चल गया आप किस विचारधारा से आ रहे हो। अगर यहाँ पे भी आप पहुंचे हो तो यहां से भी उसको पता चल जाएगा। अच्छा, इस बात की 95% चांस है कि अगर आपकी विचारधारा दिखी, क्योंकि सारा गेम किसका है? व्यक्तित्व का है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व झलकेगा। और अगर आप उस व्यक्तित्व को नहीं संभाल पाए तो आपको एग्जामिनर बर्बाद करके छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है? आपको कहाँ खेलना है? यहाँ खेलना है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, बस बैलेंस करके। ये होती है आपकी यूपीएससी वाले स्टूडेंट की विचारधारा। आप किसी भी दुनिया के कोने से आए हो, आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, लेकिन जब आपको निबंध लिखना है तो आपको कौन सी जगह रहना है? आपको यहाँ रहना है। ना आपको एक्सट्रीम यहाँ जाना है और ना आपको एक्सट्रीम में जाना है। वो 5% केस है कि आप नक्सली, आप इस लेफ्टिस्ट को बहुत ज्यादा मानते हो, और आपको चेक करने वाला भी जेएनयू का प्रोफेसर मिल गया,
जैसे जेएनयू में कौन से लोग हैं, सबसे ज्यादा लेफ्टिस्ट वाले लोग हैं जेएनयू में। तो वो अच्छा है, वो खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत संभावना, कम संभावना की बात है ना, कि जरूरी है वही मिल गया आपको। तो अब आपको करना क्या है कि आपको पहले तो अपनी विचारधारा को यहाँ बैलेंस करना है, कि हम दुनिया के किसी विचारधारा से जाएं। अगर कोई टॉपिक है तो हम उसके पक्ष में भी बात करेंगे, उसके विपक्ष में भी बात करेंगे। हम एकदम ऐसी बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम एकदम हमारी विचारधारा निखर के सामने आ जाए, और सामने आने से हमारी व्यक्तित्व के बारे में पता चले, और व्यक्तित्व के बारे में अगर पता चला तो आईएएस बनने के बाद में, आईपीएस बनने के बाद में आप समाज के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में तो सारे लोग हैं। आपका व्यक्तित्व हावी रहेगा उस पर। जिस तरीके से मोंटेन का व्यक्तित्व हावी था, उसी तरीके से आपका भी हावी हो जाएगा। तो ये समाज के लिए खतरे की बात है या बहुत अच्छी बात है? इसीलिए निबंध रखा गया है। अभी तक हम लोग निबंध की चर्चा ही कर रहे हैं। अब होता क्या है कि यहां तक तो हमने बात कर ली। अब हम ये देखेंगे कि निबंध में, यूपीएससी में, अब यूपीएससी के निबंध की हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में किस तरीके के निबंध पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये आप मुझे बता दो। सर कोई भी किसी भी पॉइंट में कहीं डाउट हो रही हो तो अभी तक हमने निबंध को लेकर के बेसिक बात की है, जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर निबंध पैदा कैसे हुआ, निबंध कैसे आया, कौन उसको लेके आया, और निबंध की क्या क्या कंडीशंस हैं, निबंध को लिखने पे हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। तो और कौन कौन से निबंध आपको पढ़ने, ये आपको पता चल गया। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? हाँ, एक बार माइक ऑन करो। क्या दिखा है इसमें? चलिए, यहां तक कि जो अभी हमने क्लास हुई है उसमें किसी को कोई समस्या या कुछ पूछना है, या फिर हम आगे बढ़े? बताइए। ठीक है ना? ओके। ये अनम्यूट नहीं हुआ क्या? एक बार देखना। सर प्रेमचंद्र को पढ़ना है कि नहीं? क्लियर है सर। बता दीजिए जो तो पढ़ने हैं सर, एक बार फिर से क्या? बता दीजिए। क्या फिर से बता दें? निबंध कौन कौन से सर पढ़ने हैं सब? पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला फिर से बता दीजिए। सर बता चुके गुलाब हैं। राय में क्या पढ़ना है सर? पहले एक लोग बोल लो यार। गुलाब राय में सर क्या पढ़ना है? नहीं तो अभी पढ़ना, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो पहले ना, पढ़ना। अभी आपने बताया ना सर कि आप ये 3 निबंध पढ़ के आना, वो एक बार फिर से बता दीजिए। अभी पढ़ के नहीं आना है अब। क्लियर है? हेलो सर। हेलो सर। सर शायद का उद्देश्य भारतीय संस्कृति। एक निबंध है कुटज, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप माइक बंद कर दो इनका, बस समझ गया मैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक। दूसरा है साहित्य का उद्देश्य, माइक इनका वो मैंने म्यूट कर दो। साहित्य का उद्देश्य, इसके लेखक है प्रेमचंद, और एक है हमारी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ये है आपका गुलाब राय का, और ये तीनों हिंदी साहित्य के किसी न किसी सिलेबस में है। फिर से आप एक बात सुन लो, ये निबंध आपको पढ़ना नहीं है अभी कल ही, ये निबंध आपको जब पढ़ने, जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ना आराम से, क्योंकि तभी आपको समझ में आएंगे। अभी आप पढ़ोगे तो आप फिर पढ़ नहीं पाओगे एक्चुअली में ना, क्योंकि अभी आपको बस बेसिकली बहुत शुरुआत चल रही है। तो अभी आपको हमें यहाँ, ये एक्चुअली में ये क्लास नहीं है, ये वर्कशॉप है, इसमें मुझसे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान का काम है ही नहीं, यहाँ हम स्किल्स की बात कर रहे हैं। निबंध में और जीएस की क्लास में सिर्फ अंतर क्या होता है कि वो हम ज्ञान की बात करते हैं, वो हम डेटा की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। यहाँ हम किसकी बात करेंगे? स्किल्स की बात करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी की बात करेंगे। मुझे आपके थॉट्स को खोलना है, बस मैं ये चाहता हूँ। निबंध में जब तक मैं आपके थॉट्स को नहीं खोल पाऊंगा तब तक आप निबंध लिख ही नहीं सकते। तो मुझे आपके थॉट्स को खोलना है, उसके लिए सारा प्रयास चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के निबंध के। तो यूपीएससी में 2 तरह के निबंध पूछे जाते हैं, तो हेडिंग बनाओ अब यूपीएससी में निबंध। तो यूपीएससी में 2 तरीके के निबंध हैं, एक है निबंध मूर्त और एक है अमूर्त। मूर्त अमूर्त का मतलब से इतना समझ लो कि एकदम वो कंक्रीट विषय है जिसके बारे में आप
आपकी कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं। 6 कौन सी है? मतलब छठवीं भी है क्या? 5 इंद्रियां होती हैं। जिन पांचों इंद्रियों से जो आप चीज महसूस कर सकते हो, ठीक है, वो हमारे मूर्त निबंध है। जैसे मैं अभी आपको मान लो किसी समाज की समस्या की बात करूं, जैसे सोशल समस्या की बात करूं, तो उसे आपने महसूस किया होगा। ठीक है, जैसे गाय गाय पे निबंध आपने लिखा। ठीक है, जैसे मान लो मूर्त गाय की बात कर लेते हैं, तो गाय मूर्त है या अमूर्त है? गाय को आप टच कर सकते हो, गाय को आप देख सकते हो, गाय को आप सूंघ सकते हो, सूंघना नहीं, महसूस कर सकते, सूंघ भी सकते हो, मतलब गाय के साथ सारी चीज कर सकते हो, तभी तो कहते हैं ये मूर्त टॉपिक हो गया। अब मैं आपसे बोलूं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हर्ष कृतज्ञता का, ये क्या है? 4 क्या हो गया? अच्छा, एक कम हो गई तुम्हारी, बड़ी समस्या है, क्या किया जाए बताओ? एक की 6 है, एक की 4 है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया अमूर्त, अमूर्त में बोला, मैंने बोला हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। कुछ सूंघने वाला काम आया इसमें? टच कर सकते हो उसको, क्या कर सकते हो? विचार कर सकते हो सिर्फ खाली इस पे। तो एक मोटा मोटा अंतर ये समझ लो कि जिसपे हमें सिर्फ विचार करना पड़े वो अमूर्त है, और जिसको महसूस कर सके, देख सके, उसके फीलिंग को ले सके, ठीक है, चख सके, जैसे स्वाद भी एक इंद्रिय है। तो गाय का स्वाद मत लेना, पता चला उल्टी होगी आपको। ठीक है, तो जगह पर ले सकते हो, अलग बात है। तो अमूर्त और मूर्त में सिंपल सी बात आपको डेफिनेशन याद रखनी, कौन से मूर्त है कौन से मूर्त है वो आपको ध्यान में। तो यूपीएससी 2 तरीके के निबंध पूछती है, तो इसमें अमूर्त में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे एक सामाजिक हो गए विषय, राजनीतिक हो गया, भौगोलिक हो गया, आर्थिक हो गया, गरीबी की बात करते हो तो गरीबी की हम बात करेंगे, तो गरीब आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? गरीबी देखी है कि नहीं देखी है? देखिए भाई, जो झोंपड़ी में जाओगे बेचारे, गरीबी है। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो मूर्त टॉपिक ही हो गए। अमूर्त होते हैं जिन पे सिर्फ विचार या कल्पना की जाए, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ आप विचार कर सकते हो या कल्पना कर सकते हो, विचार या कल्पना कर पाओ। तो जो टॉपिक सिर्फ आपके विचारों पर निर्भर है, आपकी कल्पना पर निर्भर है, जैसे मैं एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक देता हूं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं शून्य, इस पर निबंध लिखो आप। ये क्या है? शून्य। इस पे क्या कर सकते हो आप? महसूस कर सकते हो, विचार ही कर सकते हो। अच्छा, एक बच्चे से मैंने पूछा, सर हम देख तो सकते ही हैं, एक इंद्री तो काम कर रही है। तो आप जिसको देख रहे हो वो उसका प्रतीक है शून्य का, वो शून्य नहीं है। शून्य को हम महसूस कर सकते हैं। शून्य बहुत बड़ी चीज है, ये शून्य का प्रतीक है एक्चुअली में, ये शून्य नहीं है, ये शून्य का सिंबल है, सिंबॉलिक है। तो शून्य को आप विचार कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें किस में आ जाएगा? ये अमूर्त में आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन आप समझ गए, तो ये आपको पता चल जाएगा कौन सा अमूर्त है कौन सा मूर्त है। यहां तक आपको, और आपकी जो असली पहचान होनी है यूपीएससी में वो यहीं से होनी है, अमूर्त से। क्योंकि यहाँ विचारों का कितना काम है, यहाँ आपको विचारों पर कितना काम करना पड़ेगा? लगभग 70%। 70% आपके विचार का काम है, जो आपको खुद तय करना है कि हमें क्या लिखना है। और जब आपके बारे में 70% पता चल जाए, तो आपका मूल्यांकन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? आराम से कर लूंगा। तो यूपीएससी ने अभी इसलिए क्या किया कि पिछले 2-3 साल में दोनों खंडों से अमूर्त निबंध पूछ लिए। 2021 में तो यही हुआ था, जब रवि सियाग की रैंक 18 आई, सुनील धनवंता की 22 रैंक आई। दोनों हिंदी साहित्य, इनका लिटरेचर ऑप्शनल था, और गलती से दोनों में अमूर्त टॉपिक आ गए। और हिंदी साहित्य वाला बंदा इस बात के लिए तैयार रहता है कि तुम अमूर्त पूछो मुझसे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ऐसी हुई होती है। उसको अभी मैं जितना भी आपको दार्शनिक पढ़ाऊंगा, जैसे कबीर हो गए, कबीर को पढ़ के जा रहा है वो, ठीक है, सूरदास को पढ़ के जा रहा है, तुलसीदास को पढ़ के जा रहा है, इतने सारे दार्शनिक को पढ़ के जा रहा है, और उसको ऐसे टॉपिक मिल गए कि सत्य यथार्थ है, यथार्थ है सत्य, तो वो रुकेगा? लिखने पे आपको लग रहा है उसको रोक पाओगे आप? वो कहेगा सर 2000 पे रुकूंगा मैं, 2000 शब्द लिख दूंगा यहाँ पे। अब एक व्यक्ति साइंस वाला, जो सिर्फ वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा था और फिजिक्स में प्रेशर और वो देख रहा था टेम्परेचर, अब वो कह रहा है सत्य यथार्थ, यथार्थ सत्य का समझ में नहीं आ रहा था, ये कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसमें? अच्छा, समस्या यही हो गई कि अभी तक तो एक जीएस का टॉपिक पूछ रहे थे वो, और अचानक से दोनों पूछ लिए। तो हिंदी साहित्य में अच्छी रैंक आने का सबसे, हिंदी माध्यम में और हिंदी साहित्य से सबसे अच्छा वो था कि वहां पर दोनों टॉपिक कैसे आ गए थे? अमूर्त आ गए थे। और अभी दोबारा से फिर से पूछ लिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका
ऑटोमेटिकली इन लोगों को तो फायदा मिलता ही है। जो भी देखिए, मैं बात हिंदी साहित्य की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम इतना दर्शन पढ़ना पड़ता है कि आप इन चीजों को समझ पाओ, तो उनको तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से असली पहचान आपकी यहाँ से होने वाली है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हमें 4 प्रकार के निबंध हम होते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के निबंध की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो निबंध। 4 प्रकार के निबंध होते हैं। पहला निबंध होता है हमारा वर्णनात्मक। दूसरा होता है कथात्मक। तीसरा हमारा होता है विश्लेषणात्मक, जहां विश्लेषण किया जाए। और चौथा निबंध होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं कल्पना प्रधान। कल्पना होनी चाहिए, कल्पना अच्छी चीज है। जब तक आप कल्पनाएं नहीं करोगे, जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करो तब, लेकिन कल्पनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी खुद की हो। इमेजिनेशन आपका है, कभी क्या करता है? इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है कि सीता का मुख तो चंद्रमा जैसा लग रहा था, तो उसने कल्पना ही तो की। सीता के मुख की कल्पना किससे कर दी? उसने चंद्रमा से कर दी। कभी कह रहा है कि उस नायिका के हाथ तो इतने कोमल थे जैसे मानो कि किसी गुलाब की पंखुड़ियां हो, तो हमने कल्पना की। इमेज तो बिना इमेजिनेशन के मजा ही नहीं आएगा ना, बना इतिहास बन जाएगा। अगर मान लो मैं इमेजिनेशन ना करूं और ऐसी की ऐसी चीजें मैं लिखना शुरू कर दूं, तो वो इतिहास रहेगा या फिर साहित्य रहेगा? इतिहास हो जाएगा। इतिहास में तो फैक्ट्स होते हैं। इसको बोलते हैं कल्पना प्रधान। इसका दूसरा नाम है, इसके दूसरे नाम भी लिख लो, इसको बोलते हैं ललित प्रधान। वैसे बहुत ज्यादा आपको मतलब नहीं है, हिंदी साहित्य के लोग हैं उनको मतलब होगा इससे। ललित प्रधान निबंध ये होते हैं विचार प्रधान निबंध। ठीक, जिसको जो विश्लेषण वाला निबंध है उसी को हम विचार बोले या विश्लेषण, वो एक ही बात है। मेनली 4 प्रकार के निबंध होते हैं। 4 प्रकार में आपको 2 प्रकार के निबंध पढ़ने नहीं है। ये होते हैं कक्षा 5 से लेकर के 8 तक वाले। 10 में भी हम बोलेंगे नहीं। जैसे हमने गाय की बात की थी, तो आपने बोला कि सर हमने गाय पे अंतिम निबंध लिखा था, तो गाय पे आप क्या लिख के आए थे बताओ? वो एक्चुअली में निबंध है कि आपने गाय की व्याख्या की, वर्णन किया आपने गाय का, और क्या किया इसमें? तो ये है कि गाय पे आप क्या लिखते थे, और टीचर भी ऐसे लिखाते थे कि गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, पूंछ में नीचे बाल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद गाय दूध देती है, गाय सबकी माता है, और गाय के सींग होते हैं। ये सब पढ़ के आते हो आप, तो ये क्या है? तो ये वर्णन, तो इससे हमारा काम चलेगा नहीं। यूपीएससी में चलेगा क्या ये? अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका क्या करेगा? वो आपका वर्णन कर देगा, तो वो अच्छे से वर्णन करेगा। तो ये हमें पढ़ना नहीं है। कथात्मक का मतलब होता है कहानी के रूप में, जैसे कोई कहानी के, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता था कहानी, फिर कथात्मक मतलब कहानी के रूप में। तो ये हमारे काम के हैं नहीं। यूपीएससी में इसका कोई स्कोप नहीं है। ये कक्षा 5, 4, 6 तक जब आप रहते हो तब तक स्कोप था, जो आपका काम खत्म हो गया है। अब आपकी शुरुआत होती है यहां से। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि गाय पे निबंध लिखना है और गाय पे निबंध आपको ये वाला लिखना है, तो अब आप कैसे लिखोगे? ये आपका चैलेंज है। आप बताओ, अभी तक हम गाय पे निबंध लिख के आए थे, वही लिख के आ रहे थे। क्या हम गाय पे निबंध यूपीएससी के लेवल का लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी, कि अभी तक हम गाय पे लिख रहे थे, सर गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय के 2 सींग होते हैं, आंख होती है, मुंह होता है, गाय चारा खाती है, यही तो लिख रहे थे। तो हमने वर्णन कर दिया, तो वो उसके हिसाब से सही था कक्षा 5 के लिए। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा विचार प्रधान निबंध की मैं बताता हूँ कि मैं बोलूँ कि गाय भारत के वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? समस्या है भाई, क्योंकि पहले तो समस्या ये है कि गाय, इतनी आवारा गाय घूम रही है जिनके न खाने की जगह है, न रहने की जगह है, पॉलीथिन खा रही है, मर रही है। दूसरा, गाय को हम एक धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, कितनी मॉब लिंचिंग हो गई। गाय के मांस को लेकर के दादरी में केस हुआ, वो पूरे भारत का ऐसा केस था जिसमें हमने एक व्यक्ति की मौत कर दी, उसको मार दिया हमने। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी जो भारतीय समय में, भारतीय वर्तमान समय में भारत में विवाद का एक गाय बड़ा मुद्दा है नहीं, एकदम बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम गाय के नाम पे हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। तो हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा विश्लेषण किया। हम वही निबंध गाय पे हम 4 टांग वाला लिख रहे थे,
और हमने थोड़ा सा अपने विचारों को बीच में लेके आए और हमें समझ में आया गाय पे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता। और गाय पे आप इतना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो कि आप 2000 पन्ने भर दो, 2000 शब्द लिख दोगे आराम से। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये हमारे थॉट्स हैं कि हम गाय पे कहा, हम गाय के 4 टांग लिख रहे थे और कहा हम टांग की बात ही नहीं कर रहे। तो एक हम इस तरीके के भी निबंध लिख सकते हैं। अच्छा, आप मैं बोलूं कि आपको कल्पना प्रधान निबंध लिखना है, जहां कल्पनाएं हो, तो क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस पर भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने बोला गाय मेरे सपने में आई, और गाय मेरे सपने में आके गाय ने मुझको मेरे सर पे हाथ फिराया, और गाय को जैसे ही मैंने गाय को देखा तो गाय ने अपने पंख, गाय के पंख लगे हुए थे, और गाय ने मुझको उस पर बिठाया और मुझे स्वर्ग की सैर कराई, और बाद में आपको मुझे घर पे आके लिटा दिया जिससे पहले और कोई न जाग पाए। इसमें आपको कल्पना लग रही है, ये कल्पना हो सकती है कि नहीं हो सकती? भाई इसकी कल्पना मैं कर सकता हूं कि रात में सपने में गाय आई थी और उसके पंख लगे थे, क्या दिक्कत है? लगे थे, मेरे सपने में आई, क्या दिक्कत है? तो हम कल्पना के आधार पे, इमेजिनेशन के आधार पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसमें भी निबंध लिख सकते हैं। तो वही गाय जिसपे हम तरह तरह के निबंध लिख रहे थे, इतने आसान निबंध लिख रहे थे, उनपे हम कितने कठिन निबंध लिख सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो अभी हमें जो काम करना है, जो अभी 1 वीक तक जो हम काम करेंगे, उसमें हम किस पर काम करेंगे? इन 2 पर। ठीक, तो क्योंकि कल्पना जहां पे होगी वो कौन से निबंध हो जाएंगे? अमूर्त हो जाएंगे। और जहां पे विश्लेषण होगा वो कैसे निबंध हो जाएंगे? वो मूर्त निबंध हो जाएंगे। तो अभी तक की कहानी यहां तक स्पष्ट है। अब मैं आपसे थोड़ा सा और निबंध के मैं टॉपिक जानना चाह रहा हूं। पहले अभी आपको मैं बता रहा हूं कि हमें निबंध लिखना कैसे है, तो हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं इसमें, फिर हम लोग अभी निबंध का टॉपिक डिसाइड करेंगे और आज हम निबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। तो अब हेडिंग बनाओ, कैसे लिखें, शुरुआत कैसे करें, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, कैसे लिखें। अभी तो हम निबंध के बारे में जान गए बेसिक, कि निबंध की क्या होता है, क्यों आया, कैसे आया, कौन कौन लोग थे, ये सब हम लोग जान गए। कैसे निबंध होते हैं, क्या हमें जानना चाहिए। तो देखिए, अब आप मान लो अब ये टॉपिक वहां से शुरू हो रहा है जब वहां पे आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो और आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। अब यहाँ पे आप आ जाओ, अभी तक आप दुनिया के दूसरे कोने में थे, अब कहाँ पे आना है आपको? आपको यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में आप बैठे हो। अब आपको निबंध का पेपर आपके हाथ में आ गया है। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, उसके लिए पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे 8 पॉइंट लिखाऊंगा, 8 पॉइंट इतने महत्वपूर्ण है, और उसी पॉइंट को एक एक करके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास तक, जब हमारी क्लास चलेगी। पहला तो हमारा टॉपिक होता है कि हम सही विषय का चुनना। पहला पॉइंट क्या है? सही विषय का चुनना। सही विषय का चुनना। क्यों चुनना? क्योंकि हमारे पास कितने टॉपिक हैं? 8। 2 कहां से है? हमारे पास टॉपिक कितने? 8। करने कितने? 2। तो हम सही विषय का चुनाव कैसे करें? भाई जब तक हमने सही विषय चुना ही नहीं, जिसमें हमें नॉलेज ही नहीं है, तो हम उस पर कैसे लिख पाएंगे? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है, पिछले 2-3 मिनट में जब पेपर मिलता है तो हम उसमें चूज कैसे करें? भाई 8 टॉपिक दे रखे हैं और चॉइस आपके हाथ में, तो हमें कौन से टॉपिक को चुनना है जिसपे हम लिख भी सकें और जिसपे हम विस्तार भी कर सकें। अगर मैं उस पर 1000 शब्द लिख ही नहीं पाऊंगा और ऐसे टॉपिक को मैंने चुन लिया, तो मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी कि नहीं मारी? अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ली मैंने। तो ये तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा ये, इसमें आपको क्या करना है? आपको 3 से 4 मिनट में ये तय कर लेना है। 3 से 4 मिनट में आपको क्या तय करना है कि सही विषय का चुनाव कैसे करेंगे। सेकंड पॉइंट, विषय को ठीक से समझना। विषय को ठीक से समझना, ये काम आप रफ बर्फ पे करोगे। जैसे पीछे ना एक पेज होता है रफ, आपको मिलता है वहां पे, तो वहां पे ये काम करना होगा आपको कि हमें टॉपिक किस पे लिखना है, कैसे करना है, या तो आप टिक कर लोगे। तो सेकंड हमें कितना क्या करना है कि विषय को ठीक से समझना है, और हमें यह समझना है कि क्या हम इस विषय का विस्तार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। विस्तार का मतलब समझ रहे हो आप? एक्सपेंड। क्या मैं 1000 शब्द लिखने की क्षमता है कि नहीं मेरे अंदर? तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो विस्तार कितना कर पाएंगे। विस्तार कितना हो पाएगा? क्या हमारे दिमाग में ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि मैंने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया, अब पता चला मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं,
उसका विस्तार ही नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मैंने खुद ही मार ली। दूसरा पॉइंट तो ये है, ये हम थोड़ा सीखेंगे बाद में। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे इसमें, रैंडम थिंकिंग। रैंडम थिंकिंग को इंग्लिश में ही मैं लिख रहा हूं, इसका एक पीछे रीजन है, रैंडम थिंकिंग, क्योंकि इसकी हिंदी है यादृच्छिक सोच। तो यादृच्छिक समझ में नहीं आ रहा होगा, रैंडम समझ में आएगा। वो रैंडम थिंकिंग मतलब है गैदरिंग ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स को कलेक्ट करना, कि कौन कौन से पॉइंट्स पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, पॉइंट्स को कलेक्ट करना, गैदरिंग ऑफ पॉइंट्स। सॉरी, गैदरिंग ऑफ पॉइंट्स। ठीक, देखिए निबंध में मैंने अभी आपको बताया था कि निबंध क्या है, हमारी आवारां कल्पनाएं हैं। जितनी आवारां कल्पना आप कर सकते हो वो आपका निबंध है। जितना आप सोच सकते हो, जितना आप चीजें कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने वही लिखा जो सब किताब में लिख रहे हैं तो वो निबंध नहीं हुआ। फिर आपका हमें व्यक्तित्व पता कैसे चलेगा? हमें क्या जानना है कि आप सोच कैसे रहे हो इस विषय पे। अगर आपके लिए सत्य कुछ और है, किसी के लिए सत्य कुछ और है, आपके लिए खुशी कुछ और है, किसी के लिए खुशी कुछ और है, तो आप इसको लिखोगे। तो एक तरीके से तो वो कल्पना तो है ही, उस कल्पना को इकट्ठा कैसे करना है, तो हमें रैंडम थिंकिंग करनी है। और रैंडम थिंकिंग इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, रैंडम थिंकिंग कैसे काम करेगी। तीसरा लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट। हिंदी में लिखो, निबंध की रूपरेखा बनाना। निबंध की रूपरेखा, निबंध की रूपरेखा तैयार करना। निबंध की रूपरेखा तैयार करना। ठीक, तो ये जो 2 पॉइंट हैं, 3 और 4, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम इसी को समझेंगे कि रैंडम थिंकिंग क्या होती है, और गैदरिंग ऑफ पॉइंट्स हम कैसे करेंगे, और निबंध की रूपरेखा कैसे बनाएंगे। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, अब यहां तक तो ये हमारा रफ वर्क था कि हमने अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाया निबंध को लिखने से पहले, कि हमें निबंध के बारे में टॉपिक हम कैसे चूज करें, उस टॉपिक पे हमें समझ है या नहीं, फिर क्या हमने उसके रैंडम पॉइंट्स हमारे पास हैं या नहीं, और फिर हमको उनको लिखना कैसे है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है लिखने के लिए? भूमिका। तो सबसे पहले निबंध में हम क्या लिखते हैं? भूमिका लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लेकिन भूमिका हेडिंग में नहीं लिखते। भूमिका पे कितना लिखना है हमें? लगभग टोटल शब्द का 10%। जो भी हम भूमिका लिखेंगे उस भूमिका में हम क्या करेंगे कि जितना टोटल 1000 शब्द लिखना है तो कम से कम 100 शब्द हम भूमिका को देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या आता है आपकी? मेन बॉडी। 5 के बाद छठवां, मेन बॉडी, जहां आपको पूरा निबंध लिखना है। इसको आप कितना स्पेस दोगे? लगभग 80%। 80% में सारा मामला आप बता दोगे। जो भी टॉपिक है उसके इर्द गिर्द आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आप यहाँ बता दोगे। 80% में लगभग 800 शब्द इस पे आपको लिखने हैं, 1000 मान के चले तो। फिर आपका क्या आता है 6वें 7वें नंबर पे? निष्कर्ष, कंक्लूजन बोलते हैं। कंक्लूजन में फिर आपको क्या करना है? 10% आपको कंक्लूजन को दे देना है, पूरा एकदम मिला जुला के बता देना है कि हाँ इसमें क्या था क्या नहीं था। 8वां पॉइंट है इसमें पुनरीक्षण, रिव्यू करना। अपना एक बार रिव्यू कर लो उसको। पुनरीक्षण, ठीक, ये पुनरीक्षण ही है, ठीक है, इसको लिख लेना सही। तो ये है हमारे पॉइंट्स। देखिए एक व्यक्ति का मैं आपको नाम बता रहा था, अभी मैं उनके बारे में बता रहा हूं। 2000 में ईयर 2000 में उनकी 15वीं रैंक आई थी, और उनका नाम था के पाठक। नाम सुना आप लोगों ने किसी ने? के पाठक राजस्थान कैडर के आईएएस हैं, और 2000 में तो आपको पता ही था 200 नंबर का निबंध था। 15वीं रैंक लेके आए हिंदी माध्यम से, और फिलोसफिकल टच था उनका, हिंदी साहित्य शायद उनका वो था ऑप्शनल। अभी किसी डिपार्टमेंट में कोई सचिव के पद पे हैं, क्योंकि इतने सीनियर आईएएस हैं। उनकी थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि देखिए कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज्यादा पढ़ के निबंध में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं ला सकते, और कभी कभी बहुत कम पढ़ के भी अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। ये ऐसा हो सकता है निबंध में, क्योंकि निबंध किसका गेम है? विचारों का। अगर ज्ञान का होता तो फिर पढ़ने वाले को नंबर मिलने चाहिए,
इस बात को सिद्ध मैं आपको इसलिए करना चाहता हूं कि ये सिर्फ विचारों का गेम क्यों है, क्योंकि उस व्यक्ति का जब उन्होंने 1999 में एक अटेम्प्ट दिया, 1999 में, और उस व्यक्ति की निबंध पे इतनी तंगड़ी पकड़, इसको कोई मतलब उसका कोई चुनाव ही नहीं। हो सकता है आपकी विचारधारा दूसरे तरीके से बदल जाए, वो तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, कभी कभी आप मोल्ड हो जाते हो, कभी कभी मोल्ड नहीं होते हो। 1999 में उन्होंने एग्जाम दिया, उनका नाम है के पाठक, आपको सब मिल जाएगी डिटेल उनकी, के पाठक। उनके 200 में से कितने नंबर आए पता है? 165 निबंध में। उस व्यक्ति ने इतने अच्छे से निबंध का, अब आप समझ रहे हो 200 में से 165 लाना नंबर, समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद भी सिलेक्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने दिया 2000 में अटेम्प्ट, और 2000 में उन्होंने फिर निबंध में उनके पता है कितने नंबर आए? 65। और रैंक कितनी आई? 15। आप मुझे ये बताओ, अगर उनके 165 नंबर आ जाते तो कितनी रैंक होनी चाहिए थी उनकी? फर्स्ट से फर्स्ट 10 नंबर पर तो चेंज हो जाती है रैंक, 20 50 रैंक चली जाती है, 1 नंबर पर 10 रैंक जाती है। मतलब उस व्यक्ति के क्या ऐसा किया होगा उसने कि उसको ये हुआ इसके साथ में? आप इस बारे में कुछ समझ पा रहे हो? क्या रहा होगा उसके साथ में? कोई क्या घटना हुई उसको निबंध में उसके साथ? पढ़ने में कमजोर थे या कुछ था? यहाँ क्या हुआ? यहाँ जो इन्होंने टॉपिक चुना होगा, मैं भी इसलिए कह रहा था कि टॉपिक कैसे हमें चुनना है, और उस टॉपिक को उन्होंने बैलेंस बना के लिखा होगा और सही से लिख ले गए। हो सकता है उन्होंने दूसरी बार ऐसा टॉपिक चुन लिया जहां उनके विचार हावी हो गए हो, और विचार हावी होने के बाद में और उनके जस्ट अपोजिट विचार वाला आदमी मिल गया हो चेक करने के लिए। इस बात की पूरी संभावना मैं इसलिए कह रहा था कि आपके 95% अगर आपके विचार हावी हुए तो 95% आपको बर्बाद होना तय। वो तो इनके जीएस में अच्छे नंबर रहे होंगे, तो इनके साथ पूर्णतः जो, अच्छा ये तो पता ही नहीं उनके साथ ऐसा क्या, कॉपी तो दिखती नहीं है यूपीएससी में, लेकिन इस बात की संभावना पूरी है कि जिस विचारधारा को लेकर चले होंगे और उसके जस्ट अपोजिट विचारधारा वाला आदमी बैठा होगा वहां पे, उसने बोला ला मैं देखता हूँ। भाई 200 में से 65 नंबर देने का मतलब आप समझ रहे हो? एकदम एग्जामिनर ये तय कर लेता है कि इसको सिलेक्शन नहीं होने देना। एकदम 65 नंबर पे कहां से आप सिलेक्शन हो जाएगा? देखो आप 100 नंबर का अंतर है, और उस टाइम उस व्यक्ति का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे उसका 15 रैंक आ गई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ऐसे केस और भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक हमें निबंध के बारे में बेसिक नहीं पता होगा, तब तक मैं आपको अगर ये नहीं बताऊं कि AK-47 चलती कैसे है, इसमें कहाँ से कारतूस पड़ता है, कैसे आपको ट्रिगर दबाना है, ये इसकी इसकी साइकोलॉजी मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर क्या है, आप बचोगे कैसे, थ्रस्ट कितना देती है, कैसे रख के चलाओगे, अगर मैं ये सब न बता करके मैं सीधे आपको AK-47 दे दूं तो आप इस बात की कितनी संभावना है कि आप खुद ही मर जाओगे उसमें? अच्छी खासी संभावना है ना, पता ही नहीं आपको। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि भाई इसके बारे में बेसिक चीजें ये अब चलाओ और उसके बाद ट्रेनिंग में आपको दे दूं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे। तो निबंध में हमें ये काम करना है। आज हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, कल उस पर निबंध लिखेंगे। मैंने एक क्लास में बच्चों से पूछा था कि हमें कौन कौन से टॉपिक पर निबंध लिखना चाहिए, ठीक है? तो हम तीसरे स्टेप से बात करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या था? रैंडम थिंकिंग वाला। तो उसमें मैं 4-5 टॉपिक यहाँ लिख रहा हूँ, उसमें से एक टॉपिक डिसाइड करके हम लिखेंगे, ठीक है? जैसे मैंने भी बता भी दिया था, तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर निबंध लिखने के लिए, मैंने बच्चों से पूछा, आप भी बताओ कि आपको ऐसा टॉपिक बताओ जो सबसे ऐसा हो अजीब सा। एक बच्चे ने बताया सर क्या पे निबंध लिखो, क्या पे निबंध लिखना है। आपको भी लग रहा है कोई बता सकता है? कोई और टॉपिक आ रहा हो आपके दिमाग में? एक व्यक्ति ने एक से पूछा, उसने बोला अनंत। एक ने बोला क्यों पे लिखो। ऐसे में सिर्फ बच्चों से एग्जाम्पल पूछे थे, उसने बोला क्यों पे लिखो। एक बोला कभी कभी, और उसके साथ पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि उसने बोला कभी कभी, हमने उसका भी नाम लिख लिया। एक बोला मिथ्या, एक ने बोला मैं, एक तो कोई तड़पा हुआ आशिक था, वो कह रहा आओ ना, वो कह रहा सर एक टॉपिक है आओ ना, तो उसको भी हमने कर लिया, तो पता नहीं क्यों परेशान था। हाँ, तो उसका भी हमने लिखा था आओ ना। क्या हम लिख नहीं सकते क्या इस पे निबंध? आओ ना लिख सकते हैं। अभी अभी तो मैं लिखवाऊंगा आपको, आप लिखो, खुद लिखोगे। एक ने बोला रहस्य। आप बताओ और भी कोई टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा हो, कुछ बताओ, बोलो कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो निबंध लिखा जाए। ऊट पटांग बताने हैं भाई, वैसे नहीं बताने हैं ज्यादा।
इसी तरीके के बताने, आप समझ तो गए हो मैं कैसा पूछना चाह रहा हूँ। एक ने बोला ठीक है, क्या लिख नहीं सकते इसमें निबंध? ठीक है, देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर इन टॉपिक पे आप निबंध लिखना सीख गए तो दुनिया का आपके सामने कोई टॉपिक आ गया, आप लिख पाओगे क्या? उसको फाड़ दोगे, ढंग से फाड़ दोगे आराम से। तो आप लोग बताइए ऑनलाइन, स्वाद, देखिए ये बड़े क्रिएटिव, मैं तो देख ही नहीं रहा था थोड़ा सा। एक है एक ने बोला स्वाद, बहुत बढ़िया, बता रहा टॉपिक बताना विवेक। फिर भी देख रहे हो, फिर भी ये होते हैं क्रिएटिव लोग, ऐसे ही लोग तो चाहिए मुझे निबंध के लिए। और किसे लगा, एक ने निकला लेकिन, लेकिन नहीं उलझन, लेकिन नहीं उलझन। और बताओ, कोई कह रहा कागज पे तो हो चुका अचानक, देखिए अच्छा टॉपिक है अचानक। बस करो बस करो, इन्हीं को बेस बनाएंगे हम लोग आगे जाकर के, ठीक है। तो बस 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 हो गया, बहुत हो गया, हैंग हो जाएगा सिस्टम। अभी अभी विस्तार कुछ तो हो गया, बढ़िया है। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि आपके दिमाग में ऐसे विचार आए। मेरा कहने का मतलब है कि आप सोच रहे हो कि सर इन पे भी निबंध लिखा जा सकता है, इसलिए आप टॉपिक बता रहे हो। तो अभी क्या हुआ कि आपने सोचना शुरू किया, ये इस क्लास की सबसे खास बात है कि आज कम से कम ये जरूर हुआ कि आपने आज सोचा कि हमें किस पे निबंध लिखना चाहिए। और ठीक, उन्हें देखिए, अब इनमें से जो हम कल निबंध लिखने वाले हैं, जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था, क्योंकि इस पर सबसे अच्छा मैं आपको जो विस्तार से बता पाऊंगा, और जो सबसे छोटा टॉपिक है, क्या पे आप लिख ही सकते हो अच्छे खासे, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अनंत पे तो बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है, इस पे कोई तनाव है नहीं। तो जो कमजोर टॉपिक है उसको काट देता हूं मैं, ये काट देती है। क्यों भी कमजोरी है, कभी कभी पे बहुत ज्यादा रहस्य एक थोड़ा सा इस पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आवना तो तुरंत वैसा ही है कि किस विषय में लिख रहे हो, आवना किसको कह रहे हो, आवना, ठीक है। स्वाद पे भी बड़ा अच्छा लिखा जा सकता है, स्वाद पे तो कितना कितना ही पेज लिख लोगे आप। हम लिखेंगे मैं पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है और यहाँ थोड़ा दर्शन भी आएगा इसमें चीजों पे। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में मैं लिखने वाले हैं, अब मैं आपसे से मान लो मैंने टॉपिक यहाँ से चूज कर लिया कि अब मैं निबंध लिखने वाला हूं मैं। आप बताओ कितने लोग मैं पे निबंध लिख लोगे, बताइए कितने लोग हैं कि सर हम 1000 शब्द मैं पे लिख लेंगे। अभी अभी स्थिति ऐसी नहीं होगी, मुझे पता है कि आप 1000 लिख लो, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो लिख पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो। अब हमें करना क्या है, हम टॉपिक हमने समझ लिया, हमने टॉपिक चूज कर लिया, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हमें समझना है विषय को। विषय को समझने के लिए हमें विषय का अर्थ पता हो तो ज्यादा सही है कि नहीं सही है? अगर मैं आपसे पूछूं मैं का अर्थ बताओ, तो आप मैं का अर्थ बता सकते हो क्या होता है? बताइए, मैं का अर्थ मतलब क्या होता है? पहला अर्थ, इसके अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी अर्थ की अगर हम बात करें तो पहला मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष से संबंध हो सकता है इसका। अगर मैं पे निबंध लिख रहा हूं तो अब मैं रैंडम थिंकिंग कर रहा हूं। देखिए यहां से मैंने रैंडम थिंकिंग का शुरुआत की है कि मैं अब पॉइंट्स इतने कलेक्ट कर लूं, जिस पॉइंट्स पे अगर मैं 50-50 शब्द लिखूं तो मैं 1000 शब्द कर सकता हूं। तो मैंने पहला पॉइंट देखा कि मैं का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष से, होता है कि नहीं होता है? मैं का मतलब, अगर आपने महाभारत सीरियल देखा हो, देखिए अब आपको आवारा आवारा कल्पना में जाना है। आप जितनी कल्पना, आप मैं के जितने भी अर्थ जानते हो, अगर आपने मैं को कहीं पे सुना है, आपने किसी कहानी में सुना है, कोई गाना सुना है आपने मैं से संबंधित? तारे जमीन पे एक मूवी थी, उसपे गाना था मैं हूं ना मेरी माँ, ठीक है। तो ये यही तो आपको सोचना है। देखिए आपको सोचने करना क्या है, अभी मैं आपको सारा कलेक्ट करवाऊंगा, मैं इतना बेहतरीन निबंध लिखवाऊंगा मैं पे, आप सोच नहीं पाओगे। पहले तो व्यक्ति विशेष से मतलब हो गया। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो महाभारत में मैं को समय बोला गया है, तो मैं का मतलब समय हो सकता है, समय हो गया। तीसरा पॉइंट, मैं कोई कोई नदी में हो सकती है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ताजमहल देखने गए, ताजमहल देखते ही ताजमहल जस्ट किसके किनारे है? यमुना नदी किनारे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यमुना नदी की नजर में ताजमहल की व्याख्या करो, तो मैं यमुना नदी ताजमहल को देख रही हूं, क्या मैं को उत्तम पुरुष में एक नदी की नजर से मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मैं कुर्सी हो सकती है कि नहीं हो सकती? कुर्सी को मैं बन के बुलवा सकता हूं कि नहीं बुलवा सकता हूं?
मैं कुर्सी हूं, मेरी बहुत आफत है, मेरी खूब खींचातानी हो सकती रहती है, कोई राजनीति में खींच पटक कर रहा है, कोई मेरे अपने लिए अपने पर्सनल फायदे के लिए मेरी कोई खींचतान कर रहा है। क्या कुर्सी मैं मन के नहीं बोल सकती? मैं कोई वस्तु हो सकती है कि नहीं हो सकती? वो तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि मैं को उत्तम पुरुष में बुलवा पाऊंगा नहीं बुलवा पाऊंगा। तो अगर कोई नदी भी मैं हो सकती है, क्या बात है? अगर मैं यमुना नदी की नजर में ताजमहल की, मैं यमुना नदी, मैं रोज ताजमहल को देखती हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? और मैं यमुना नदी, मेरे किनारे ही ताजमहल है, मेरे पानी से उसको ठंडक मिलती है, मेरी पानी की वजह से ही इस ताजमहल की सुंदरता है। तो एक यमुना नदी की मैं की नजर में क्या व्याख्या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ नदी भी मैं हो सकती है, यहाँ कोई वस्तु नदी, यहाँ कुर्सी भी मैं हो सकती है। देखिए, यही आपको सोचना है। आपको रैंडम थिंकिंग क्या करनी है? आपने सोचा यार मैं तो मैं होता हूं, मैं ऐसे कैसे हो सकता? तो मैं ये भी हो सकता है। मैं के इतने अर्थ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आप मैं में कुछ भी ले सकते हो। अब आ जाते हैं इधर, क्या मैं का मतलब घमंड नहीं होता? मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं जिसके अंदर मैं की शैली होती है उसके अंदर आपको घमंड दिखता है कि नहीं दिखता है? तो मैं क्या है? मैं घमंड भी है। तो एक और अर्थ निकल के आ गया, मैं घमंड है, ईगो है। मैं स्वार्थ है कि नहीं? मैं ये खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं अपने लिए ही करूंगा, मैं अपने बच्चों को ही बचाऊंगा, मैं अपने बच्चे। तो मैं में स्वार्थ का भाव आता है कि नहीं आता? आपको स्वार्थ भी है मैं। अच्छा, अभी तक आप सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपको दिमाग में आ रहा है, कुछ इतने पॉइंट्स हमें आ जाएंगे लिख लेंगे। तो मैं स्वार्थ भी है, मैं सेल्फ परफेक्शन भी है। जो आपका सेल्फ परसेप्शन होता है, क्या आपने सोचा है आपकी नजरों में आपकी क्या छवि है? मेरी मेरी नजरों में छवि क्या है, ये आपने कभी सोचा है? आपने अपने परसेप्शन के बारे में कभी सोचा है कि सेल्फ परसेप्शन क्या होता है? सेल्फ परसेप्शन होता है कि मेरी मेरी नजरों में छवि। तो एक और लिख लो, सेल्फ परसेप्शन। मैं का मतलब क्या होता है? सेल्फ परसेप्शन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सेल्फ परसेप्शन का, तो आपको समझ में आएगा। ठीक। तो मैं के इतने अर्थ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं, क्या ही दिक्कत है? अब देखिए, जैसे मैं अभी सेल्फ परसेप्शन वाली में बात बता रहा था, ये नोट कर लो। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है, अगर आपको किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना हो जीवन में बहुत अच्छा, ठीक, और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे, तो उनके आपके दो पैरामीटर हैं। पैरामीटर क्या होते हैं? जैसे एक होता है योग्यता, और एक होती है उसकी छवि। कि अब मैं जैसे आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति, जैसे आप कितने योग्य हो, कभी आपने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कम योग्य होते हैं लेकिन उनकी छवि उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होती है? ऐसे लोग देखे कि नहीं देखते हैं? जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसकी योग्यता को मैं बोल देता हूँ बहुत वीक है, एवरेज है, गुड है और एक्सीलेंट है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी योग्यता है तो वीक होगी या एवरेज होगी, ऐसे हो सकता है। उसकी छवि वीक हो सकती है, एवरेज हो सकती है, गुड हो सकती है, एक्सीलेंट हो सकती है। क्या आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है कभी जिसकी योग्यता तो एकदम जीरो है लेकिन उसकी छवि उसकी नजरों में एकदम बहुत हाई है? ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग आपने देखे हैं? मतलब उनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन बमंडर इतना काट देंगे कि भाई मैं, मेरे सामने कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे बेकार किस्म के आदमी ये होते हैं कि उनकी खुद की छवि, सेल्फ परसेप्शन उनका पता है कैसा है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वीक हो, एक व्यक्ति वीक है और उसकी छवि भी उसने ऐसी ही है, वो कहता है मैं ठीक हूँ यार, मैं इतना कमजोर हूँ, इतना मैं तो भी नहीं, मैं अपना जिंदगी आराम से काट लूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। सामान्य तो ऐसे ही होता है। अगर आप वीक हो मान लो पढ़ाई में, और आप पढ़ाई में अपने आप को मान रहे हो, आपने ऐसे लोग देखे हैं जो यूपीएससी का पीटी दे के आए होंगे और आपने आपने उनसे पूछा होगा भाई पेपर कैसे हुआ, कि सर वो 95 क्वेश्चन तो कर दिए हैं, एक क्वेश्चन में डाउट है, और 95 में सर 90 सही हो जाएंगे मेरे। ऐसे लोग सुने होंगे आपने। सर 80 तो ऐसे, 80 तो कुछ ऐसे थे जो बहुत इजी थे। पता वो कैसे लोग होते हैं? वो लोग ये वाले होते हैं कि नॉलेज तो कुछ है नहीं उनको, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में अगर कोई ये दावा कर रहा है कि 80 क्वेश्चन में सही करके आया हूं, तो आप समझ सकते हो इस बात को। तो समझते हो कि नहीं समझते हो कि वो हवाबाजी कर रहा है और तो कुछ कर नहीं रहा है? भाई सिंपल हवाबाजी है। तो उसका, उसके पता है उसके साथ कहानी क्या है? कि योग्यता तो उसकी बहुत कम है लेकिन उसकी खुद की नजरों में इमेज बहुत अच्छी है। तो ये होते हैं सबसे घटिया किस्म के आदमी। ऐसे भी आदमी आपने देखे होंगे जो बहुत एक्सीलेंट किस्म के आदमी है लेकिन उनकी छवि उनकी नजरों में बहुत वीक है। पेपर दे के आया वो,
आपने पूछा पेपर कैसे हो गया, ठीक हो गया यार, पहले भी सही हुआ था। पता चला पीटी क्वालीफाई हो गया, फिर वो मेंस देने जा रहा है, उसने पूछा कि कैसा हुआ पेपर, ठीक है यार बहुत अच्छा, एक एक फाड़ के आया हूं मैं, इस बात तो ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब ये व्यक्ति इतना ऐसा है कि इसने अपनी छवि को इतना नॉर्मल बना रखा है कि इसके अंदर ईगो ही नहीं है। इस बंदे के अंदर ईगो होगा या इस बंदे के अंदर ईगो ज्यादा होगा? इसके अंदर ईगो ज्यादा होगा, क्योंकि इस व्यक्ति का सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद रैंक भी आ गई, रात शाम को आप लोगों को भाई कुछ नहीं हो रहा, तेरी रैंक बना गई, ठीक है यार, हो गया सिलेक्शन, हो गया, बढ़िया है, मेहनत की थी, अच्छा है। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो समाज में सबसे अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। क्या आपको लगता है समाज ऐसे लोगों की ज्यादा इज्जत करेगा या ऐसे लोगों की ज्यादा इज्जत करेगा? एक समय के बाद जब आपको पता चल जाएगा तो। या आपका मान लो दोस्ती ऐसा है, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपके दोस्त में जरूर ऐसे कोई ना कोई ऐसे जरूर होगा जो इस तरीके का भौकाल करता होगा। तो हमें यहाँ पे भी ये पता करना है कि हमारी योग्यता, और ये भी एक मैं का ही कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ मैं के चक्कर में इसकी छवि इतनी अच्छी है, और कुछ नहीं इसके अंदर क्या है, मैं है कि मैं तोप हूं, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं 80 क्वेश्चन करके आ गया, मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। डिकार्ट यही कहते हैं, डिकार्ट ने बोला है कि दुनिया में आप किसी व्यक्ति को मिलो और आप उस बात को स्वीकार कर लो, ये मुझसे मतलब ये अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन वो आपको अपने आप से हमेशा कम आंकेगा, इस बात को वो मानेगा ही नहीं कि ये मुझसे ज्यादा जानता है, वो कहेगा अरे मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो लोग होते हैं ईगो से भरे। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट मैं का यहां से भी बनता है, जिसपे हम लोग और लिख सकते हैं, खूब लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने मैं के बारे में सिर्फ ये बात की है आज कि मैं का अर्थ क्या होता है। कल हम ये देखेंगे कि मैं पे हमें लिखना है कल निबंध। तो निबंध का हम देखेंगे कि हम इसमें इसकी शुरुआत कैसे करें। क्या हम कोई कविता से शुरू कर सकते हैं, क्या शायरी से शुरू कर सकते हैं, किसी शेर से शुरू कर सकते हैं, किसी महान व्यक्ति के कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। सुकरात का एक कोटेशन है, मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, सुकरात ने बोला है। और सुकरात बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। सुकरात ये कह रहे हैं कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और जो सब कुछ जानते, बाकी लोग यह नहीं जानते कि वो कुछ नहीं जानते। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सुकरात कह रहे हैं कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और बाकी लोग यह नहीं जानते कि वो कुछ नहीं जानते। इसमें मैं का भाव है। सुकरात इतना बड़ा विद्वान होने के बाद में वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, और एक व्यक्ति वो है जो अधजिल गगरी छलकते जाए, थोड़ा सा ज्ञान मिला उसने बवंडर काट दिया, सब जगह जाके सब जगह कूद कूद के जा रहा है कि मुझे पूछो, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ये मैं है कि नहीं? डिकार्ट बोलते हैं कि मैं वह नहीं हूं जो आप समझते हो। डिकार्ट ने क्या बोला? मैं वह नहीं हूं जो आप समझते हो, और मैं वह भी नहीं हूं जो मैं समझता हूं, मैं वह हूं जो आप नहीं समझते हो कि मैं समझता हूं जो मैं हूं। नहीं समझ में आया ना? आएगा नहीं। ये इथिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं को लेकर के, कबीर का नाम सुना है आपने? कबीर क्या कह रहे हैं? जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि थे तो मैं नहीं। मैं को डाइल्यूट कर दिया उन्होंने। कह रहे जब मैं था का मतलब समझ रहे हो आप? कि जब मैं अपने घमंड में था कि मैं ही मैं हूं, तब मेरे पास में भगवान नहीं थे। और जब मैंने अपने घमंड को जीरो कर दिया, जब मैं नतमस्तक हो गया, जब मैंने अपने आप को डाइल्यूट कर दिया, जब मैं दंडवत प्रणाम हो गया, तब मुझे हरि नहीं मिल रहे। तो कुल मिला के ये मैं ही तो है। देखिए मैं की इतनी परिभाषाएं हैं ना कि मैं पे आपको भी, अभी तो मैं आपको बहुत कम पॉइंट बना रहा हूं ये। अच्छा, इसको लेकर के अगर हिंदी साहित्य का बंदा होगा तो उसने कबीर को पढ़ा है, तो कबीर का तुरंत बोल देगा सर प्रेम की। कबीर कह रहे हैं कि प्रेम की गली बहुत संकरी होती है। संकरी मतलब पतली होती है, नैरो। उसमें अगर आप प्रेम इस भाव से कर रहे हो कि मैं हूं और तू है, तो वो कह रहे हैं प्रेम की गली इतनी सकरी है कि उसमें एक ही आदमी जा पाएगा, दो नहीं जा सकते, या तू या मैं। और तभी आप जा पाओगे जब मैं तू हो जाए, तू मैं हो जाऊं। तो आप जिससे प्रेम कर रहे हो उससे प्रेम कर रहे हो, तो अगर आपका ये भाव है कि मैं हूं और तू है, तो तुम उस प्रेम की गली में जीवन में नहीं जा पाओगे। उसकी शर्त यह है कि मैं और तू को छोड़ करके आपको एक होना पड़ेगा, और असली प्रेम वही है। तो वो ये कह रहे हैं जो प्रेम की गली इतनी सक्रिय होती है कि उसमें दो लोग नहीं जाते, एक ही जाता है। और वो एक कौन जाता है? जब वो दोनों एक हो जाता है। आप अपनी प्रेमिका को, प्रेमी दोनों को एक जगह ऐसा मान ले कि भाई तुझमें कोई अंतर ही नहीं है, तब आप जा पाओगे प्रेम के में, और तभी आप प्रेम कर पाओगे। अगर आपको इतना भी अंतर रहेगा कि मैं हूं और तू है, तो आप प्रेम जीवन में कर ही नहीं सकते। ये कबीर कह रहे हैं। तो प्रेम के ऊपर अभी हम मैं के ऊपर भी लिखेंगे, कल बहुत अच्छा निबंध लिखेंगे उसके, ठीक है। अभी तो मैं आपको तीन चार लोगों के हॉब्स के बारे में भी बताऊंगा, डिकार्ट के बारे में बताऊंगा, सुकरात के बारे में बताऊंगा,
हीगल के बारे में बताऊंगा, कल कॉटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं के ऊपर बहुत सारी चीजें, आप सोच रहे हो सर मैं पे इतना डेटा कहाँ से आ गया, अभी तक हम सोच नहीं पा रहे सर, मैं तो मैं ही हूँ, अब मैं इसमें क्या लिख लूंगा। अभी तो मैं इतने डायमेंशन से खोल दूंगा, आप बोलोगे सर अब बताओ कितना लिखना है। ठीक है, 2000 लिखना है, 3000 लिखना है, आप रुकोगे ही नहीं, अब मैं पेन छीनना पड़ेगा आपसे ऐसे करके, लाओ भाई पेन दो। तो जहां तक मैं आज समझ रहा हूँ कि कल हम लोग कुछ कोटेशन से, कुछ लोगों का कल मैं नाम लिखाऊंगा आपको जिनके आपको कोटेशन याद करने हैं। और कोटेशन में जैसे सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, जेएस मिल हो गया, हीगल हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम, बाबा साहब, और महावीर, बुद्ध और गांधी जी, इतने लोगों को आपको कोटेशन तो याद करने होंगे। अगर आप नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना, मेरे पास में पूरे कोटेशन हैं इनके लिखे हुए, तो मैं एक पीडीएफ बना के आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों को चाहिए होगा तो वो मेरे नंबर पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, 80, अभी नहीं भेजूंगा मैं, 480750। तो आपको कोटेशन की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक जगह कोटेशन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप भी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 80100487 इस पे। अच्छा, इस पे आप मैसेज कैसे करोगे, पहले तो अपना नाम लिखोगे और फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे, और जिसने भी नहीं लिखा उसको मैं नहीं भेजूंगा। आप हाय सर मुझे भेज दो, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन है कहां से है, तो आप आइडेंटिटी जरूर बताओगे अपनी, बिना आइडेंटिटी काम नहीं चल पाएगा। तो इस पे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उस पर आपको आ जाएगी, लेकिन नाम और ये पता होना चाहिए बिल्कुल, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, सीधी सी बात है। तो कल हमारी जो क्लास होगी वो कल होगी मैप पे निबंध लिखेंगे, और आप कल सोच के आओगे कि मैप पे आप कौन से तूफानी विचार दे सकते हो मुझको, ये तो मैंने आपको बता दिए। अब मैंने आपको सोचने का स्कोप ये दे दिया है कि मैप पर आप और क्या क्या बता सकते हो, मैं के और क्या अर्थ हो सकते हैं। ईगो मैंने बता दिया, स्वार्थ मैंने बता दिया, व्यक्ति विशेष मैंने बता दिया, मैं पे मैंने सुकरात का कोटेशन बता दिया। अब मैं पे आपको कोई ऐसा गाना ढूंढ के लाना है जो आपको बताओगे सर यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या कोई मूवी का डायलॉग बताना है मुझको मैं पर, ये आपकी जिम्मेदारी है, जहां पे आपको लगता है जहां मैं का भाव है। चक दे इंडिया मूवी देखी आप लोगों ने, उसमें क्या था, उसमें एक देश का इतना अच्छा प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है, और सिर्फ वो मैं की भावना के चक्कर में नहीं जीत पा रहे हैं। वहां मेन काम तो यही है ना, सिर्फ मैं की भावना है वहां पे, तो क्या हम वहां से शुरुआत नहीं कर सकते, वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। भाई आपके पास में हजारों स्कोप हैं, बस हमें उस स्कोप को देख लेना है कि हमें कहां से कैसे लिखना है। निबंध बहुत है आसान लिखना, जब आप मैं पे 1000 शब्द लिख सकते हो तो दुनिया के किसी भी टॉपिक पे आप 2000 शब्द लिख लोगे। अभी तो आप सोच ही नहीं पा रहे थे, इतना छोटा टॉपिक है मैं, कुबेर नाथ ने ताप पे निबंध लिख दिया, बताओ अब इस पे कैसे निबंध, एक उन्होंने कम से कम इस पे पूरी किताब लिख दी ताप है, तो अब सोच रहे हो सर इस पे कैसे निबंध लिख गया। फिर दूसरा निबंध लिखा उन्होंने द, लोग पागल हो गए, वो कह रहे सर ये क्या कर रहे हो, भाई कुछ तो बता दो, द तक क्या है, क्या पूरी 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 जो वर्णमाला उसी पे निबंध लिख डालोगे क्या, अगली बार ख पे लिख दोगे। लेकिन जब निबंध पढ़ा लोग तो दबंग रह गए, तुम एकदम आंखों दांतों तले उंगली दबा ली, उन्होंने बोला ये तो खतरनाक आदमी है। भाई जो व्यक्ति तापे निबंध लिख सकता है, समझ रहे हो, अब तापे क्या सोचोगे बताओ, अभी कुछ समझ में आ रहा है, कोई भाव नहीं जग रहा ना, नहीं जगेगा ऐसे। वो कुबेरनाथ है भाई, प्रताप, वो क्या नाम है उनका, नाम क्या था, प्रताप नारायण मिश्र। तो अभी आप ऐसी स्थिति में आओगे। ठीक है, तो बाकी हम लोग की कल क्लास होगी, और कल हम लोग निबंध लिखेंगे, और कम से कम 4-5 निबंध तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे, तो जिससे आपके सारे विचारधारा खुल जाए। ठीक, चलिए ठीक है।